फर्स्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। आइए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी क्या है एक्चुअली? कॉन्जुगेशन जो हमने पढ़ा था बस उसी को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशंस में हम लोग। एसाइक्लिक वर्सेस साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और साइक्लिक कॉन्जुगेशंस में एक इंपॉर्टेंट टर्म राइज होगी, दैट्स एरोमेटिसिटी। कैसे राइज होगी आओ समझते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल है जिसमें आपको पता है कि दोनों मॉलिक्यूलों में एक्चुअली पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पाई अल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ अगर देखें हम तो यस पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको तो ये भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, यस ये भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है। और राइट साइड में आपके जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो भी एक पाई पाई कॉन्जुगेशन का ही एग्जांपल है। दोनों मैं कह सकता हूं दोनों के दोनों मॉलिक्यूल पाई पाई कॉन्जुगेशन है। बट ये जो पाई पाई कॉन्जुगेशन है समटाइम्स क्या करता है ना, कुछ मॉलिक्यूलों में उनकी स्टेबिलिटीज को इंक्रीज करता है और सरप्राइजिंगली कुछ मॉलिक्यूल्स में उनकी स्टेबिलिटीज को डिक्रीज कर देता है। अगर हम लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल की बात करें तो लेफ्ट साइड का मॉलिक्यूल पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है। दैट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू, मैं कह सकता हूं दिस इज बेसिकली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू, ये इस पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू दिस पाई पाई कॉन्जुगेशन। बट जो राइट साइड का मॉलिक्यूल है ना उसमें तकलीफ है। राइट साइड के मॉलिक्यूल में तकलीफ ये है कि पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से राइट साइड का मॉलिक्यूल दरअसल अनस्टेबल है या डीस्टेबलाइज्ड है। मैं कहूंगा दैट इज स्टेबलाइज्ड। इसके बारे में दिस इज डीस्टेबलाइज्ड ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये दरअसल डीस्टेबलाइज्ड है। और डीस्टेबलाइज इस बात का प्रूफ ये है कि ये एक्चुअली एक्सिस्ट ही नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। ये वाला मॉलिक्यूल और सोचो, रूम टेम्परेचर पर अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो तो वो तो बहुत स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल हो तो बहुत एक्सिस्ट करना चाहिए, बट ये एक्सिस्ट ही नहीं करता है। इसी इसके नॉन एक्सिस्टेंस से, रूम टेम्परेचर पर इसके एक्सिस्ट नहीं करने की वजह से ही हमने कंक्लूड किया कि दरअसल ये अनस्टेबल हो चुका है। और उसका प्रूफ है ना, डज नॉट एक्सिस्ट, डजंट एक्सिस्ट एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर ये एक्सिस्ट ही नहीं करता, बल्कि ये डाइमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, मोनोमेरिक फॉर्म में पाया ही नहीं जाता। इसको आप सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आप किसी भी रिएक्शन में अगर इसको सिंथेसाइज कोशिश करने की कोशिश करोगे तो ये सिंथेसाइज होगा ही नहीं। उसको आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। और वुड्स रिएक्शन में अगर मैं दो मॉलिक्यूल आपके सामने रखना चाहूं, एक ये वाला मॉलिक्यूल, बेसिकली पहले तो ये रखता हूं जिसमें दो Br जुड़ी हुई है यहां पर, ठीक है, डी हैलोजनेशन भी कहते हैं इसको। दो Br जुड़ी है और इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम से करवा दूं, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल में क्या है कि यहां एक पाई बॉन्ड ले लूं और दो Br जुड़ी है और उसकी रिएक्शन में सोडियम से करा दूं, आप इसको फ्री रेडिकल के थ्रू समझ सकते हो इस रिएक्शन को। तो अगर आप दोनों रिएक्शन को समझोगे तो आपको पता लगेगा दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बहुत अलग तरह से बनते हैं। इसमें दोनों Br हट के डी हैलोजनेट होके ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। बट ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, इस नीचे वाली रिएक्शन में डीहेलोजनेट होके दरअसल ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता बिकॉज ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ही ये नहीं मिलता बिकॉज ये अनस्टेबल है। बल्कि इसकी जगह जो प्रोडक्ट अपन को मिलता है इस रिएक्शन में वो इसका डाइमेरिक फॉर्म है। दरअसल ये ना मिलके इसकी जगह ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, ये ना मिलके इसकी जगह दरअसल ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक्चुअली इसका डाइमेरिक फॉर्म बनेगा, उसका रीजन है जैसे ही ये फिर डायरेडिकल बनेगा, यहां पर डायरेडिकल्स डाइमराइज हो जाते हैं, फटाक से डायरेडिकल जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं यहां पे, बट ये बना नहीं पाएंगे बिकॉज अगर ये बनाते तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। इसीलिए ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे और दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आके दरअसल डाइमराइज हो जाएंगे यहां पर, और इस तरह से यहां बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोडक्ट ना बनके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन अपने आप में बताती है एक्चुअली ये वाली चीज स्टेबल नहीं होगी। अगर ये स्टेबल हो रही होती या अगर ये स्टेबल होती तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट मिलता, बट ये प्रोडक्ट रिएक्शन में नहीं मिला है। दैट मींस रूम टेंपरेचर पर ये वाली स्पीशीज अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। और अगर ये वाली स्पीशीज अनस्टेबल है और ये स्टेबल है और ये मिला है, दैट मींस होना हो इस कॉन्जुगेशन ने ही इसको कोई तकलीफ पहुंचाई है, होना हो इस कॉन्जुगेशन ने ही इसको कोई दिक्कत दी है। इसीलिए कई बार साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन दिक्कत पैदा करता है, और कई बार साइक्लिक कॉन्जुगेशंस में जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में साइक्लिक कॉन्जुगेशन में वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। ये ए रिएक्शन है, ये बी है, और अगर इसकी जगह मैं सी वाला ये मॉलिक्यूल ले लेता, अगर इसकी जगह सी वाला ये मॉलिक्यूल ले लेता और अगर इसमें सोडियम डाल देता, तो मैं कह रहा हूं पहली रिएक्शन तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लेती, ये तो फटाक से इसका प्रोडक्ट ये वाला बन जाता। दैट मींस अगर ये पहली रिएक्शन से भी जल्दी बन रहा है, पहली रिएक्शन से भी अच्छा बन रहा है प्रोडक्ट, दैट मींस इस वाले में इस पाई बॉन्ड ने आके, इस मॉलिक्यूल में इस पाई बॉन्ड ने आके स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की होगी। इसीलिए ये रेडिली बना है, ये बना ही नहीं, दैट मींस इस पाई बॉन्ड ने आके इसमें डीस्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की होगी। इसका मतलब समटाइम्स cyclic conjugation destabilizes the molecules, sometimes cyclic conjugation stabilizes the molecule. आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा कि cyclic conjugation कब stabilization प्रोवाइड करेगा और कब destabilization? इसका आंसर है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें cyclic conjugation destabilization प्रोवाइड करता है उन्हें हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। एक्चुअली अनस्टेबल है बिकॉज इट्स एंटी एरोमेटिक।
इट्स एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, और ये ज्यादा स्टेबल है उससे भी, इसको कहा जाएगा एरोमेटिक मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूलों में साइक्लिक कॉन्जुगेशन की वजह से डिस्टेबलाइजेशन आता है, दोज आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक, और जिनमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आता है और स्टेबलाइजेशन आता है, दोज आर कॉल्ड एक्चुअली एरोमेटिक मॉलिक्यूल। समझते हैं ये कहानी कहां से शुरू हुई है, आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली सबसे स्टार्ट में इस साइक्लिक कॉन्जुगेशन के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, और उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरह के मॉलिक्यूल स्टडी किए गए। एक ये वाले मॉलिक्यूल, एक इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स थे। कौन से थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे दरअसल। इस तरह के साइक्लिक मॉलिक्यूल बेंजीन जैसे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स थे, और दूसरे मॉलिक्यूल ये वाले स्टडी किए तो करने मिलेगा, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूटेड मिल जाता है, ये वाले मॉलिक्यूल जो दरअसल 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स थे। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा इनके जो आउटर प्रोटॉन थे, आउटर बोले तो जो रिंग के बाहर वाले प्रोटॉन से ये वाले, ये दरअसल डी शील्डेड मिले, और इनमें एक्चुअली आउटर प्रोटॉन जो है वो शील्डेड मिले, और इनके अंदर इनर प्रोटॉन जो कि यहां तो नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होगी तो यहां भी आ जाएगा, इसमें इनर नहीं अंदर की तरफ, इनर प्रोटॉन इनमें शील्डेड मिले और उनमें इनर प्रोटॉन दरअसल डी शील्डेड मिले। इस तरह के शील्डिंग और डीशील्डिंग की वजह थी एक्चुअली कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ऐसे मॉलिक्यूलों में जो साइक्लिक करंट है या ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इस टाइप के मॉलिक्यूलों में ये जो साइक्लिक करंट या ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन इस टाइप के मॉलिक्यूलों में दरअसल ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन जनरेट करता। आपको पता है दुनिया में जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में होती है, साइक्लाइजेशन में होती है, तो आपने एनएमआर पढ़ा होगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस तरह के मॉलिक्यूलों में जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन डायट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इस तरह के मॉलिक्यूलों में जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ये पैराट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। पैराट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप में जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है वो पैराट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जिन मॉलिक्यूलों में आउटर प्रोटॉन डीशील्डेड मिले, जिन मॉलिक्यूलों में डायट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उन्हें आगे जाके कहा गया एरोमेटिक स्पेसीज, और जिनमें पैराट्रॉपिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उन्हें कहा गया एंटी एरोमेटिक स्पेसीज। बट ये वाली डेफिनेशन को हम हर जगह नहीं लगा सकते, इसको लगाने के लिए हमारे पास प्रोटॉन अवेलेबल होने चाहिए। हम प्रोटॉनों को देख के ही ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम प्रोटॉनों को देख के ही ये कमेंट कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन से प्रोटॉन शील्डेड है या डीशील्डेड। मान लो ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिनमें इनर और आउटर प्रोटॉन अवेलेबल ही नहीं है। सपोज कीजिए मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसमें तो प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें प्रोटॉन ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे जानूंगा कि ये एक्चुअली एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल की जगह एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट पे जाया गया, जिस थ्योरेटिकल कांसेप्ट के थ्रू हम लोग मॉलिक्यूल को देख के, हमको शील्डिंग और डिशील्डिंग के उसके बेसिकली शिफ्ट्स नहीं देखनी है, हम मॉलिक्यूल को देख के ही पता लगा लेंगे कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन? एरोमेटिक वो जो ज्यादा स्टेबल, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो ज्यादा स्टेबल है उनके करस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक सिस्टम से, और एंटी एरोमेटिक वो जो कम स्टेबल है उनके करस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक सिस्टम से। इसको पता लगाने के लिए एक बाबा थे हकल, और उन्होंने थ्योरी दी, एचएमओ थ्योरी कहते हैं उसको, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उस एचएमओ थ्योरी के थ्रू हम मॉलिक्यूलों को देख के और मॉलिक्यूलों में पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो एरोमेटिक बिहेवियर दिखाएंगे या एंटी एरोमेटिक बिहेवियर दिखाएंगे। और एचएमओ ने जो थ्योरी दी उसने बताया, उसका जो थ्योरी का रूल है वो एचएमओ रूल, हकल रूल ये रहा कि जिन मॉलिक्यूलों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मिले, 4n+2 पाई, जहां पे n जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मेरा मतलब है जीरो भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, नॉन नेगेटिव 0 से, तो 0 से लेके 0 1 2 3 जहां पे n की वैल्यू है, इतने इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो भी होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उन बेसिकली सिस्टम्स को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको हम? एरोमेटिक सिस्टम। यहां डायट्रॉपिक बात एरोमेटिक लिखना है सीधा सीधा। उन सिस्टम्स को दरअसल हम बोलेंगे एरोमेटिक सिस्टम्स। और जिन सिस्टम्स में एक्चुअली 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए गए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, जिन सिस्टम्स में एक्चुअली 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए गए, उन सिस्टम्स को कहा गया एंटी एरोमेटिक, बशर्ते साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए वहां, वो मस्ट है साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना। तो एरोमेटिक के लिए अब हमको बार बार वो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स की बात नहीं करेंगे, हम मोर जनरलाइज डेफिनेशन पे जाएंगे, और मोर जनरलाइज डेफिनेशन ये आएगी हकल से, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है एंड हैविंग साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये बहुत जरूरी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन जिनमें मौजूद है विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उनको एरोमेटिक पाया गया। और ऐसी स्पेसिस जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 4n पाई, जहां पे n की वैल्यू यहां जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। याद रखना एरोमेटिक में n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, 0 भी इंक्लूडेड है, बट एंटी एरोमेटिक में n की वैल्यू जो है, ये पूछ सकता है एंटी एरोमेटिक के हकल रूल में n क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां हम नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं कह सकते, बिकॉज 0 नहीं लेना है, अब हमको 1 से शुरू करना है। इसलिए एंटी एरोमेटिक स्पेसिस की अगर हम बात करेंगे, एंटी एरोमेटिक स्पेसिस की बात करेंगे, तो उन स्पेसिस को एंटी एरोमेटिक पाया गया जिन स्पेसिस में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, वो तो है ही है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, विद क्या होगा, जिनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n
पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। कौन से सिस्टम्स? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जितने भी पाए गए, जहां पे n की वैल्यू 1 से रख सकते हैं और यहां आप n की वैल्यू, यहां पे आप n की वैल्यू रख सकते हैं 0 से चलेगी। कितनी होगी? अगर n बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो ये 6 पाई, n बराबर 2 रखेंगे तो ये 10 पाई, n बराबर 2 रखेंगे तो ये 10 पाई हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस टाइप के सिस्टम्स जितने भी पाए गए, उन सिस्टम्स को क्या कहा गया? इस टाइप के इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को एरोमेटिक कहा गया। फिर साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये ध्यान रखना, एरोमेटिक कहा गया। और इस टाइप के कॉन्जुगेशन, n बराबर 1 तो 4, n बराबर 2 तो 8, n बराबर 3 तो 12, इस टाइप के जितने भी सिस्टम्स मिले, उन सिस्टम्स को कहा गया दरअसल एंटी एरोमेटिक सिस्टम। एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स कहा। दिस इज द पिक्चर, ये है कहानी। अब अपन को समझना पड़ेगा ये आया कहां से। दरअसल हकल को ये पता कैसे लगा, कैसे मालूम चला हकल को? ये तो है नहीं हकल को रात को कोई सपना आया होगा, ओ माय गॉड ऊपर वाला बता के गया उसको, ब्रह्मा जी आए और कहा कि जा बच्चा बोल दे 4n पाई वाले एंटी, 4n+2 वाले वाज एरोमेटिक। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हकल ने किसी ना किसी तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। हकल, हमको यही समझना है कि हकल इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, दरअसल कौन सी चीज ने उनको ड्राइव किया यहां तक पहुंचने में, उसी पर मैं आ रहा हूं। उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी HMO, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। HMO थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और HMO थ्योरी के लिए मैं पहले ही आपको कह रहा हूं, मैं एमओ डायग्राम यूज करूंगा। जो एमओ डायग्राम मैंने बनाए थे एमओटी में, ऑर्गेनिक सिस्टम्स में, याद है या नहीं? पहले कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। जब मैंने एमओटी पढ़ाई थी तो पाई सिस्टम्स के एमओ डायग्राम बनाना सिखाया था, एसाइक्लिक के और साइक्लिक के, याद है शायद आपको। जब मैंने एमओटी पढ़ाई थी तो पाई सिस्टम्स के एमओ डायग्राम बनाना पढ़ाया था आपको, साइक्लिक्स के एमओ डायग्राम बनाना और एसाइक्लिक्स के एमओ डायग्राम बनाना, याद है ना? एसाइक्लिक के एमओ डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको पढ़ाया था मैंने। आपको पढ़ाया था एमओ डायग्राम ऑफ पाई सिस्टम्स, एमओ डायग्राम ऑफ, एमओडी ऑफ। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं। पाई सिस्टम्स के एमओ डायग्राम बनाना मैंने सिखाया था, हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। कैसे सिखाया था? मैंने कहा मान लीजिए ये 3 मेंबर का कोई पाई सिस्टम है, 3 मेंबर का कोई पाई सिस्टम है और ये भी 3 मेंबर का कोई पाई सिस्टम है जिसमें पीपी ओवरलैपिंग हो रही है। इसके एमओ डायग्राम बनाने अपन को, तो मैंने आपको सिखाया था। आप इनका केसेस ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं आपने उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे आपके। पहला केस आप क्या लेंगे? जब ये तीनों के तीनों सेम फेज में हो। फर्स्ट केस होगा जब ये तीनों के तीनों सेम फेज में हो। प्लस प्लस प्लस, आपको पता है 2 कंस्ट्रक्टिव का यहां पर बनेगा तो दैट विल बी ऑलवेज बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग बनेगा यहां पर, पाई बॉन्डिंग कह सकते हैं इसको, पाई बॉन्डिंग कह सकते हैं। दूसरा केस आपका क्या होगा? जब इनमें से अपोजिट फेज में चला जाए कोई, अगर एक अपोजिट फेज में चला गया, प्लस प्लस माइनस इस तरह का हो गया, तो एक कंस्ट्रक्टिव होगा और एक डिस्ट्रक्टिव। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप जानते हैं ऐसे केस में नॉन बॉन्डिंग बनने वाला है, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और अगर दोनों डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तीसरा केस ये होगा अगर ये प्लस माइनस और ये प्लस फंस जाए, तो यू नो वेरी वेल इस केस में क्या होने के लिए जा रहा है। यहां भी डिस्ट्रक्टिव, यहां भी डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी बढ़ती है, मीन से जितनी नीचे हुई थी उतना ही ऊपर आपका पाई का एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार बन जाएगा, जिसको अपन पाई स्टार भी कहते हैं। पाई का एंटी बॉन्डिंग कह दो या जिसको अपन पाई स्टार भी कहते हैं। तो ये आपको मैंने बनाना सिखाया था। इस केस में मैंने सिखाया था आपको एक्चुअली यहां पर 3 कंस्ट्रक्टिव होंगे, मतलब इसका जो बॉन्डिंग बनने वाला है, अगर मैंने ये नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन ले ली है ना, ये वेरी सेंटर रिलीज होते हैं नॉन बॉन्डिंग की लाइन। एक्चुअली इसके सीधे मैंने नॉन बॉन्डिंग की लाइन ले ली इस तरह से। तो मैंने कहा था आपको 2 कंस्ट्रक्टिव का अगर बॉन्डिंग आया तो 3 कंस्ट्रक्टिव का बॉन्डिंग इससे नीचे होगा, 3 कंस्ट्रक्टिव का बॉन्डिंग इससे नीचे होने वाला है, बिकॉज़ 3 कंस्ट्रक्टिव मतलब ज्यादा एनर्जी डिग्री। अगर मैं इसको तीनों को सेम फेज में ले लूंगा इसमें, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव और ये भी कंस्ट्रक्टिव, इसका बॉन्डिंग और भी नीचे आएगा, मतलब यहां पर इसका पाई का बॉन्डिंग होगा। और जब हम बनाएंगे बेसिकली एक भी अपोजिट फेज में लेंगे इनमें से, अगर एक भी अपोजिट फेज में हमने लिया, एक भी, तो कोई भी एक अपोजिट फेज में, कोई सा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक भी अपोजिट फेज में लिया, यहां पर तो कबाड़ा हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस अगर आपने लिया तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली 2 डिस्ट्रक्टिव आ जाएंगे, 2 डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा, और दोनों बाकी जितने भी केस होंगे उससे यही बनने वाला है। और डिस्ट्रक्टिव नेट बच गया, इसका मतलब इसका जो बनेंगे वो 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे यहां पर। ये अगर पाई 1 कह दूं, इसको अगर मैं पाई 1 कह दूं, दैट इज पाई का बॉन्डिंग, तो ये बनेंगे आपके पास पाई 2 और पाई 3, जो कि दोनों के दोनों होंगे पाई स्टार। हां, ये अलग बात है, इसका एंटी बॉन्डिंग इसके इतना ऊपर नहीं होगा, बिकॉज़ ये 2 डिस्ट्रक्टिव का है, ये एक डिस्ट्रक्टिव का है, बट स्टिल इसमें कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, और इसमें बनेंगे दरअसल 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बनाना सिखाया था मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हकल कैसे कंक्लूड किया, कहां कैसे उस कंक्लूजन पे पहुंचा कि 4n पाई वाले अपने करस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक से कम स्टेबल है, मींस साइक्लिक कॉन्जुगेशन ने, साइक्लिक कॉन्जुगेशन ने उसको डिस्टेबलाइज किया है। और 4n+2 वाले 4n+2 पाई वाले अपने कॉरस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल है, मींस साइक्लिक कॉन्जुगेशन ने उसको और ज्यादा स्टेबलाइज किया है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दिया है। ये कंक्लूजन कैसे पहुंचे, उसके लिए आपको ये एमओ डायग्राम बना के और स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी। सिंपल, आप समझ जाओगे 1 सेकंड के अंदर। आइए जरा पहले इस कंक्लूड कर लेते हैं कि कैसे पहुंचा होगा कल, और उसके बाद रूल पकड़ के और फिर निकल लेंगे हम लोग। सकते हैं, पहले कंक्लूड कर लेते हैं, पहले कंक्लूड कर लेते हैं। आओ बढ़ते हैं आगे कंक्लूड करने के लिए। तो पहले मैंने 3 मेंबर सिस्टम्स लिए, 3 मेंबर एसाइक्लिक ले लिया एक तरफ, है ना। 3 मेंबर सिस्टम्स लिए मैंने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं इनको। पहले मैंने 3 मेंबर सिस्टम्स लिए, ठीक है, 3 मेंबर सिस्टम ले लिया यहां पर, है ना। या लिख देता हूं 3 मेंबर्ड सिस्टम्स ले लिए, एसाइक्लिक, है ना, सिस्टम्स ले लिए, जिसमें पहले मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स लेके चल रहा हूं। यहां ले रहा हूं एसाइक्लिक, और उस तरफ सिस्टम ले रहा हूं आपका साइक्लिक।
उधर सिस्टम ले रहा हूं आपका साइक्लिक। जरा समझते हैं इनकी आपस की स्टेबिलिटी। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, डायग्राम तो मैंने अभी जस्ट बनाई थी आपको, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक नॉन बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, किसमें? बेसिकली ए साइक्लिक्स में। साइक्लिक्स में मैंने आपको बताया था, यहां कहां से बना दिया, यहां कहां से बना दिया, इसमें तो ठीक बनाया, कहां से बना दिया, चलो मैं इसको ठीक कर देता हूं। इनमें एक भी आपको पता है कि नॉन बॉन्डिंग नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, दोनों एंटी बॉन्डिंग बनने वाले हैं, उसके एंटी बॉन्डिंग से थोड़ा नीचे होगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने पाई 2 बना दिया, यहां पर मैंने पाई 3, अरे तेरे, ठीक है, यहां मैंने पाई 3 बना दिया है ना, जो कि पाई स्टार है, जो कि पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग से, एक भी नॉन बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग है। यहां मैंने पाई 1 बना, सॉरी पाई 2 बना दिया है, और यहां मैंने पाई 3 बना दिया, जो कि पाई स्टार्स है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं दोनों में। इधर से शुरू करते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपको पता है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन सिस्टम है, बिकॉज़ प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, बिकॉज़ वेकेंट ऑर्बिटल है तो, और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, साइक्लिक 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 नीचे से बढ़ते हैं हमेशा डायग्राम में। मैंने यहां भरा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे 0 है दरअसल, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे 0 है। मैंने कोटेशन पढ़ाई थी, थोड़ी याद करनी पड़ेगी उसको, या एमओटी को थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भरेंगे यहां, तो यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो एक्चुअली इसका जो बॉन्डिंग जितना नीचे होगा, इसका बॉन्डिंग उससे भी नीचे होने वाला है। अगर ये नॉन बॉन्डिंग की लाइन थी, अगर ये नॉन बॉन्डिंग की लाइन थी, और ये अगर इसके पाई 1 की लाइन थी, तो इससे भी नीचे होगा, मींस इससे भी ज्यादा स्टेबलाइज होगा इसका पाई 1। और क्लैरिटी के लिए मैं यूं कह सकता हूं इसको, और फिर मेरे को क्या मतलब निकला पीपीटी बनाने का, इससे बेटर तो मैं ही बना लेता, चलो कोई बात नहीं, और ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा इसका। एक्चुअली अगर आप इसका पाई 1 लेंगे तो और ज्यादा स्टेबलाइज, कहीं यहां आपको पाई 1 मिलने वाला है इसका। इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भरे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भरे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इससे ए साइक्लिक से ज्यादा स्टेबलाइज है, ज्यादा नीचे है ए साइक्लिक से, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी इसमें। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट मींस ये सिस्टम उस सिस्टम से ज्यादा स्टेबल है, और ऐसे सिस्टम्स को ही कहा गया एरोमेटिक, जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड है। ये इतना स्टेबलाइज्ड है, तो ये वाला जो एक्चुअली ये वाला जो ये नीचे गया है, यही है ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, यही है ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब उसने पाया होगा, अकल ने पाया होगा कि अगर 2 पाई स्टेबलाइज सिस्टम ले, 2 पाई साइक्लिक सिस्टम ले, तो 2 पाई साइक्लिक सिस्टम उनके साइक्लिक की बजाय मोर स्टेबलाइज्ड है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। ये बात मैंने एमओटी में भी बताई थी। अगर यहीं पे इसी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले ले, अगर यही 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले ले और 4 पाई भरने की कोशिश करें, तो अब गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में ही नहीं थे। यहां एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेफ्ट साइड में तो अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, अगर लेफ्ट साइड में आप 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो 2 आपके बॉन्डिंग आ गए और 2 नॉन बॉन्डिंग। यहां 0 एंटी बॉन्डिंग है, बट राइट साइड में जब आप 4 भरोगे, तो ये बॉन्डिंग तो आए, बट यहां एक्चुअल में कवाड़ा हो गया, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, तो प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसको डिस्टेबलाइज करेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो 2 आए हैं, वो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, और ये इसीलिए दरअसल ये अपने करस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक से कम स्टेबल हो जाएगा, और इसीलिए हम इसको कहेंगे एंटी एरोमेटिक। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी। एंटी एरोमेटिक्स को एंटी एरोमेटिक क्यों कहेंगे? बिकॉज वो करस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक से कम स्टेबल है, और इसीलिए जो एंटी एरोमेटिक वर्ड है ना, वो एंटी एरोमेटिक वर्ड भी इन प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पहली बार आया। साइक्लोब्यूटाडाइन को स्टडी किया गया, फर्स्ट टाइम प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये शब्द, ये वर्ड प्रचलन में आया। बेसिकली एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मींस डिस्टेबलाइज्ड सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू डियर ए साइक्लिक सिस्टम्स। क्या आपको समझ में आया? तो 2 पाई में साइक्लिक ज्यादा स्टेबलाइज था, 4 पाई में साइक्लिक कम स्टेबलाइज्ड है। आइए 6 पाई में चलते हैं, और एक बार 6 पाई में चल लेंगे। 4 मेंबर चलते हैं, 4 मेंबर चलते बात वही पड़ेगी। 4 मेंबर चलो बात वही पड़ेगी, 4 मेंबर में चलोगे बात वही पड़ने वाली है। 4 मेंबर 2 पाई सिस्टम ले लो, 4 मेंबर अगर हम ले लेंगे तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, बना के देख लेना, पाई 1 पाई 2 पाई 3। बोलो साइक्लिक कैसा बनेगा? पाई 1 पाई 2 पाई 3 और पाई 4। अगर 4 मेंबर सिस्टम्स में, अगर 4 मेंबर सिस्टम्स में हम आ रहे हैं, मेंबर्ड सिस्टम्स, अगर 4 मेंबर सिस्टम्स में हम 2 पाई इलेक्ट्रॉनों में आ रहे हैं, तो 4 मेंबर सिस्टम में स्टिल 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और साइक्लिक में और नीचे जाएंगे। अगर और नीचे जाएंगे तो मोर स्टेबलाइज्ड है, स्टिल मोर स्टेबल है, मींस स्टिल एरोमेटिक है। यानी कि मेंबर से मतलब नहीं है। यहां इंटरेस्टिंग बात है, 3 मेंबर में भी इलेक्ट्रॉन कितने, उससे कितना, ये मैटर कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि कितने, ना कि ये नहीं मैटर कर रहा। ये 3 मेंबर था तब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबलाइज थे, और 4 मेंबर में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन ले लोगे, तो अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो इसमें सारे बॉन्डिंग है, जबकि इसमें सारे बॉन्डिंग नहीं है, 2 नॉन बॉन्डिंग हो गए हैं। इसमें केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें केवल 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्टिल इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। सीबीडी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आज ही। स्टिल ये लेस स्टेबल हो गया। सीखे हम ये कि मेंबर मैटर नहीं कर रहा है, मेंबर मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है ये कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। 4 मेंबर हो चाहे 3 मेंबर हो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये वाली चीज मैटर कर रही है। आओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पहले वही 4 मेंबर ले लेते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन और क्लैरिटी आ जाएगी। वही 4 मेंबर ले लिया हमने, 4 मेंबर सिस्टम ले लिया, और 4 मेंबर में
इस बार हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लिया है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डालोगे तो मेंबर भले ही अभी भी 4 हो, पर 6 पाई में जब आप भरोगे तो यहाँ पे 2 4 6 डायग्राम तो सेम ही रहेगा, 4 मेंबर का सेम डायग्राम रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही बदल रहे हैं, डायग्राम विल बी द सेम, डायग्राम विल बी द सेम, डायग्राम विल बी द सेम। 4 मेंबर में चाहे आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले लो, डायग्राम वही रहेगा, 4 पाई ले लो, डायग्राम वही रहेगा, 6 पाई बिकॉज़ ओवरलैपिंग तो वही पीपी ऑर्बिटल्स की हो रही है, इलेक्ट्रॉन ही तो बदल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों का तो ओवरलैपिंग से कोई संबंध ही नहीं होता, तो ऑर्बिटलों का रिलेशन ओवरलैपिंग से तो अगर आप 6 पाई लेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली 2 एंटी बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग है 6 पाई में। यहाँ आप देखोगे मजे की बात, एंटी बॉन्डिंग, मजा ही आ गया। अगर आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ए साइक्लिक में 2 है, बट साइक्लिक में 0 है इस बार। दैट मींस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साइक्लिक विल बी दिस टाइम मोर स्टेबल होगा ये। इसीलिए एक्चुअली हकल पहुंचा कि 4 पाई वाला कम स्टेबल आ रहा है, 2 वाला ज्यादा आ रहा है, 6 वाला ज्यादा आ रहा है, 8 वाला कम आ रहा है, 10 वाला ज्यादा आ रहा है। इसी को उसने फॉर्मलाइज करके बता दिया, 4n पाई वाले कम स्टेबल होंगे और 4n+2 वाले ज्यादा। HMO थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया हमने। इस मॉलिक्यूल का नाम, इस आयन का नाम है दरअसल CBD। क्या नाम है इस आयन का? आगे पढ़ेंगे, CBD-2 साइक्लोब्यूटाडाइन डायनायन नाम है। और ये बहुत स्टेबल स्पीसीज है, अदरवाइज नॉर्मली डायनाइन स्पीसीज इतनी स्टेबल होती नहीं है, पर इस एरोमेटिसिटी की वजह से ये काफी स्टेबल स्पीसीज है। गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। एरोमेटिसिटी कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग स्टेबलाइजेशन का कांसेप्ट है कि एक मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है, वाह वाह वाह, और एक उसी का डाई एनायन है। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना, इसी का डाई एनायन ले ले, इसी का, अगर इसी का डाई एनायन ले ले हम लोग यहाँ पे, तो सोचो ये स्टेबल एंड एक्सिस्ट, ये स्टेबल है और एक्सिस्ट कर रहा है। सोचो, चार स्पेसिस एक्सिस्ट एरोमेटिसिटी में, ये एरोमेटिसिटी में ये भ्रम टूट जाएंगे हमारे, जो रेजोनेंस से हमने भ्रम बनाए थे कि न्यूट्रल हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। नो बडी, नो, नॉट एट ऑल, नॉट इन एरोमेटिक, एटलीस्ट नॉट इन दिस चैप्टर। इसमें कई भ्रम टूटेंगे हमारे। देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, स्टिल इट इज अनस्टेबल, रूम टेंपरेचर पे पाया भी नहीं जाता, न्यूट्रल है, जबकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और ये दरअसल डाई एनायन है, डाई एनायन है, डाई एनायन। ये न्यूट्रल है भाई, ये न्यूट्रल है, ये डाई एनायन है, स्टिल ये बेसिकली क्या है? स्टेबल है। चार्ज स्पेसिस आर स्टेबल। दिस इज बड़ी, दिस इज वंडरफुल कॉन्सेप्ट, दिस इज वंडरफुल कॉन्सेप्ट। गजब की चीज है दरअसल, ये गजब की चीज है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बेसिकली चार्ज कम स्टेबल हो, जो हमें एरोमेटिसिटी में देखने को मिलता है। आइए, अब आप कहोगे सर मान लो हमें एमोडायग्राम बनाने पड़े तो क्या बार बार पीपीपी करके बनाएंगे क्या एमोडायग्राम? नहीं, आओ मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं एमोडायग्राम्स बनाने के। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं एमोडायग्राम पाई सिस्टम्स की, सीधे सीधे, बहुत एक लाइन में बता दे रहा हूं, सीधे सीधे कैसे बनाते हैं। साइक्लिक के कैसे बनाएंगे पाई सिस्टम्स के, साइक्लिक कैसे, साइक्लिक का तो फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम एक कांसेप्ट है, फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम है ना, फ्रॉस्ट सर्कल कांसेप्ट, फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम्स के थ्रू हम लोग बना लेंगे। साइक्लिक में तो मजा है, फ्रॉस्ट बाबा ने हमको एक बात समझा दी तो बाबा को यूज कर लेंगे। ए साइक्लिक में हम ऑड इवन कांसेप्ट यूज करेंगे। ऑड इवन मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले में बहुत सिंपल है, मान लो कार्बन का नंबर n है, तो n में हम लोग क्या करने वाले हैं, n/2 BMO बना लेंगे यहाँ पे, ऑल डिफरेंट एनर्जी के, ऑल डिफरेंट एनर्जी के, ऑल डिफरेंट एनर्जी के, सारे अलग अलग एनर्जी के, ऑल डिफरेंट एनर्जी के हम लोग, ऑल डिफरेंट, इसको मिटा ही देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं नीचे, ऑल डिफरेंट एनर्जी के सारे डिफरेंट एनर्जी के हम लोग बना लेते हैं एक्चुअली BMOs। और इवन नंबर ऑफ कार्बन की बात करो, n/2 मतलब आधे उसके, और अगर यहां अगर हमने सेंटर बनाया तो ऊपर n/2 आप बना लेंगे, यहां n/2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाएंगे सिंपली, वो भी ऑल डिफरेंट एनर्जी के, ऑल डिफरेंट एनर्जी के, ऑल डिफरेंट एनर्जी के बन जाएंगे। ऑड में बेसिकली, ऑड में बहुत सिंपल है, एक घटा के, n में से एक घटा दो, n-1/2 के BMO बना लोगे ऑल डिफरेंट एनर्जी के, और वहां n-1/2 के ABMO बना लोगे, और एक जो बच जाएगा ऑर्बिटल, एक जो बच जाएगा वो दरअसल वो बन जाएगा एक ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग बनेगा, NBMO, वन ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग बनेगा। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम हो गए, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 पाई सिस्टम्स का डायग्राम है बेसिकली, ये एक्चुअली टू मेंबर कार्बन का डायग्राम है, 3 मेंबर का है, 4 मेंबर का है, 5 मेंबर का, 6 मेंबर का, देख लीजिए। और ये जो आपको बता रखा है, ये एक्चुअली बेरी सेंटर है, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी जो बेरी सेंटर, इसको अगले वाले में बताऊंगा बेटर, ये बता रखा एक्चुअली, ये जो है वो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी का लाइन है, यहां से ये नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी का लाइन है। अब आप देख लीजिए 2 मेंबर से ही कहानी। अब मैंने आपको बताया एसाइक्लिक सिस्टम्स में, एसाइक्लिक सिस्टम्स की कहानी वो बहुत सिंपल है। 2 मेंबर है, 2/2 कर दो, 1 नीचे BMO बन जाएगा, 1 नीचे ABMO बन जाएगा। 3 मेंबर हो गया, 3 मेंबर एसाइक्लिक की कहानी। 3 मेंबर एसाइक्लिक में सिंपली बात है, n-1 यानी कि 3-1/2 यानी कि 1 BMO बन जाएगा, 1 ABMO बन जाएगा, और बीच में एक नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा आपका। 4 की कहानी है तो 4/2, इवन में 2 बन जाएंगे बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, और दोनों अलग अलग एनर्जी के होंगे, सब अलग अलग एनर्जी के होंगे। ये नीचे होगा, ये ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर ये और ऊपर होगा आपका, है ना। इस लाइन पे जो आ रहे हैं वो सब नॉन बॉन्डिंग है, इस लाइन से ऊपर सब एंटी बॉन्डिंग है, इस लाइन से नीचे सब बॉन्डिंग है। 5 का, अगर 5 का सिस्टम लेंगे आप, 5 का सिस्टम लेंगे तो 5 बताओ, और है तो 5-1 यानी कि 4/2, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग। 6 का सिस्टम लेंगे तो 6 तो इवन है, 6/2 मतलब बेसिकली 3 बॉन्डिंग और 3 क्या हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग। क्या आपको डायग्राम बनाना समझ में आ गया? क्या डायग्राम की पिक्चर आपको समझ में आ गई? क्या डायग्राम की पिक्चर आपको समझ में आ गई है? एसाइक्लिक्स का आपको समझ में आ गया है क्लियरली? एसाइक्लिक्स का आपको क्लियरली समझ में आ गया है?
एसाइक्लिक्स का आपको क्लियरली समझ में आ गया है? आपको पल्ले पड़ा कैसे बनाया? ये पल्ले पड़ा दरअसल कैसे बनाया है? अरे कुछ मजा आ रहा है रोमांटिसिटी में। अकल बाबा कहां से लाए जाने आप? अब अकल बाबा को सपना तो नहीं आया था ना? अकल बाबा को सपना तो नहीं आया था ना? एसाइक्लिक सिस्टम किसका है? हेमोडायग्राम ऑफ एसाइक्लिक। साइक्लिक का तो बहुत आसान है। ये साइक्लिक सिस्टम्स की कहानी। साइक्लिक का तो बहुत आसान है, साइक्लिक तो बहुत चिल है। इसको तो डिलीट ही कर देते हैं, दो का क्या करेंगे। चलो उसमें रहने दो, मोड वो दिखाए हुए नोट्स, ठीक है, छोड़ देते हैं। आइए अब हम हेमोडायग्राम ऑफ साइक्लिक सिस्टम्स पे आ रहे हैं। हेमोडायग्राम ऑफ साइक्लिक सिस्टम्स, हेमोडायग्राम ऑफ साइक्लिक सिस्टम्स पे आ रहे हैं। साइक्लिक सिस्टम्स पे आ रहे हैं दरअसल। क्रॉस सर्कल किससे समझेंगे इसको? क्रॉस सर्कल में क्या करेंगे, आप एक सर्कल बना लेंगे और जितने मेंबर का साइक्लिक सिस्टम है उतने मेंबर को का वर्टेक्स, उसका जो वर्टेक्स होता है वो बॉटम में रख लेंगे सर्कल के में वर्टेक्स, और बाकी को एच के अंदर बना देंगे। जो जो भी आपका साइक्लिक सिस्टम है, ट्रायंगल है कि आपका स्क्वायर है कि पेंटागन है कि हेक्सागन है, उसको इसके अंदर फिट कर देंगे, उसको सर्कल में फिट कर देंगे। यानी ट्रायंगल को या स्क्वायर को या पेंटागन को या हेक्सागन को फिट कर देंगे उसके अंदर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल में इस तरह से फिट कर दिया, और उस सर्कल के बिल्कुल मिड से उसका उसका जो डायमीटर होगा, मिड डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होगा, उस हॉरिजॉन्टल डायमीटर को नॉन बॉन्डिंग की लाइन बोलेंगे, बेरिक सेंटर बोलेंगे। उस पर जो ऑर्बिट आएंगे वो नॉन बॉन्डिंग है, उसके नीचे जो आएंगे बॉन्डिंग है, उसके ऊपर जो आएंगे वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है दरअसल। उसके नीचे बॉन्डिंग है, उसके ऊपर जो आएंगे वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है दरअसल। सिंपल, अपन ने बना दिया। एक नीचे आया, दो ऊपर आया, बेरिक सेंटर पे एक भी नहीं आया, मींस नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है, दो एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग है। फिर हमने 4 मेंबर के लिए, 3 मेंबर के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, 4 मेंबर के लिए स्क्वायर बनाएंगे, 3 मेंबर के लिए हमने ट्रायंगल बना दिया इसका। 3 मेंबर के लिए ट्रायंगल बना दिया, 4 मेंबर के लिए हमने 4 मेंबर के लिए हमने स्क्वायर डाल दिया इसके अंदर। 5 मेंबर्स की कहानी है, उसके अंदर पेंटागन डाल देंगे हम, उसके अंदर पेंटागन डाल देंगे। 5 मेंबर की जो स्टोरी है उसके अंदर हमने पेंटागन डाल दिया है, पेंटागन, और 6 मेंबर में हमने हेक्सागन डाल दिया। जो जो लाइन पे आ रहा है समझ लो नॉन बॉन्डिंग है, लाइन से नीचे आ रहा है समझ लो बॉन्डिंग है, लाइन से ऊपर आ रहा है समझ लो एंटी बॉन्डिंग। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी है कि कैसे बनाते हैं हम क्रॉस सर्कल डायग्राम्स। राइट, सर्कल बना लेते हैं और सर्कल के अंदर आपको पॉलीगन को डाल देंगे। सर्कल के अंदर क्या डाल देंगे? पॉलीगन। सर्कल के अंदर पॉलीगन विद वर्टेक्स इन, पॉलीगन विद वर्टेक्स इन बॉटम, वर्टेक्स इन बॉटम, बॉटम में उसका वर्टेक्स रख देंगे। दैट्स इट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इस कहानी को। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गए। आते अब हमने कुल मिला के वो रूल देख लिया कि 4n + 2 पाई वाले बेसिकली एंटी सॉरी एरोमेटिक हो गए, और 4n पाई वाले अपने साइक्लिक से कम स्टेबल हो गए, यानी कि एंटी एरोमेटिक हो गए। रेफरेंस उनका एसाइक्लिक सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम एरोमेटिक कंपाउंडों पे चल रहे हैं, सीधा सीधा हमें एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने हैं, एरोमेटिसिटी पढ़नी है। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो है जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल मतलब जिनमें 4n साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, ये मस्ट है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना मस्ट है। और साइक्लिक कॉन्जुगेशन की एक शर्त होती है, आपको पता है कि कॉन्जुगेशन की एक शर्त होती है कि वो सिस्टम प्लेनर होना चाहिए या उस सिस्टम में प्लेनरिटी होनी चाहिए। अगर प्लेनरिटी नहीं होगी तो पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे तो बेसिकली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। मतलब सिस्टम प्लेनर होना चाहिए साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने के लिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए, यानी कि या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, या एंड सॉन बाकी जितने भी उससे आगे आते जाएंगे तो 14 पाई वाला कहानी आ जाएगी, और बेसिकली 14 के बाद 18 पाई वाली कहानी आ जाएगी। तो ये वाली कहानी हो गई है, ये हकल है। आओ अब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना शुरू करते हैं 1 बाय 1। अब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के। पहले हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे अलग अलग, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर इस तरह से करके। फिर हम बेसिकली 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पढ़ेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पढ़ेंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर आगे हायर एनुलिन सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर आगे फ्यूज रिंग सिस्टम, और जाने क्या क्या पढ़ने वाले, बहुत सारी चीजें बहुत ही गंदे संदे टाइप की चीजें आ जाएंगी। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अगली वाली क्लास में तो बहुत गंदी, 3 क्लास में पूरा होगा, तीसरी क्लास तक आते हैं तो बहुत ही अनशंट टाइप के कंपाउंड पढ़ना शुरू कर देंगे, हम उल्टे सीधे पढ़ेंगे क्योंकि हमको सब पढ़ना है। तो सबसे पहले आ रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में। 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो भी साइक्लिक सिस्टम होंगे, हमें पता है, अकल बाबा कहता है कि वो एरोमेटिक सिस्टम्स होने वाले हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई को नीचे ले आते हैं, 1 मिनट। 4 पाई सीबीडी, ठीक है। एरोमेटिक की कहानी कहां गया एरोमेटिक? चलिए पहले एक काम कर रहे हैं, एरोमेटिक की और डिटेल में कहानी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और बेटर डिटेल में कहानी, थ्योरेटिकल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल करके, फिर 2 पाई सिस्टम से हम लोग चीजों को समझ लेंगे वापस से। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक स्टोरी। तो ये हकल रूल हो गया, थ्योरेटिकल रूल हो गया। अगर हम एरोमेटिक की कहानी बोले तो उसको दो तरह से समझ सकते हैं, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली समराइज कर सकते हैं। थ्योरेटिकली
बेसिकली साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जहां पे n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है दरअसल। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल बात करें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक स्पीसीज होती है, उनमें एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनकी, तो पहला तो उनमें डायमैग्नेटिक करंट होगी, डायट्रॉपिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा। दूसरा लगभग लगभग साइक्लिक कॉन्जुगेशन की वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी, जैसे इसकी सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है 1 2 2 3 3 4 4 5 6 ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो लगभग लगभग उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगी। प्लेनरिटी होगी, यस प्लेनरिटी आएगी साइक्लिक कॉन्जुगेशन में और एरोमेटिक से। हां वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होंगे, मोर स्टेबल होंगे, स्टेबलाइज्ड एक्स्ट्रा है ना, मोर स्टेबलाइज्ड होंगे दरअसल, वो मोर स्टेबलाइज्ड होंगे। और एक और उनकी नॉर्मली प्रॉपर्टी होती है वो ये कि वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन AR-IC रिएक्शन दिखाएंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और तो पैरामीटर रिएक्शन की बात बताई थी, मैं बता दूं AR-IC, और तो वही एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाएंगे। तो ये उनकी एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये थ्योरेटिकल बात है दरअसल एरोमेटिक स्पीसीज की। आइए अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे मैं चलता हूं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे और बेटर समझने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन को वहां शुरू करते हैं, ये शुरू कर देते हैं कहानी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मेंबर को अलग अलग नहीं किया गया, मैं मेंबर अलग अलग करके चलता हूं ना, यहीं किया गया 3 मेंबर, यहां से चलते हैं। सबसे पहले हम 3 मेंबर सिस्टम्स की बात करते हैं। 3 मेंबर सिस्टम में कौन कौन होंगे, राइट। अरे ये मामला ही खराब कर देते हैं। सबसे पहली बात है 3 मेंबर सिस्टम्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चलने से बेटर तो मैं ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में पहला केस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं दरअसल 3 मेंबर सिस्टम्स, 3 मेंबर सिस्टम्स। ठीक है, 3 मेंबर सिस्टम पे हम लोग आ रहे हैं। 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। साइक्लिक सिस्टम तो लिखना जरूरी है, साइक्लिक की कहानी है सारी की सारी एरोमेटाइजेशन। 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, ओके लेट मी स्टार्ट, शुरू करता हूं 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम। 3 मेंबर ले लिए, वेरी गुड, तीनों कार्बन भी ले सकते हैं, कार्बन के अलावा दूसरे मेंबर भी ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स वो भी ले सकते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब अगर हम एक पाई बॉन्ड डाल दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो आइटम आपका बचा, हम इसको sp3 नहीं ले सकते, हमको साइक्लिक कॉन्जुगेशन करवाना है। कॉन्जुगेशन करवाने के लिए पाई के बगल में या तो p ऑर्बिटल लाना पड़ेगा, और p ऑर्बिटल लाने के लिए और वो भी वेकेंट p ऑर्बिटल चाहिए, बिकॉज़ अगर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल आया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इट मींस आपको यहां पर दरअसल p ऑर्बिटल चाहिए, आपको यहां पर दरअसल वेकेंट p ऑर्बिटल चाहिए, और वेकेंट p ऑर्बिटल के लिए, वेकेंट p ऑर्बिटल लाने के लिए आपको यहां पर दरअसल वेकेंट p ऑर्बिटल चाहिए, और वेकेंट p ऑर्बिटल लाने के लिए या तो आपको कार्बन प्लस लिखना पड़ेगा, या तो आपको कार्ब कैटायन, आपको पता है कॉन्जुगेशन पढ़ा था, या तो आपको बोरोन लिखना पड़ेगा, आइदर कार्बन प्लस और बोरोन लिखना पड़ेगा। दैट मींस 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम्स कौन हो गए, एग्जांपल इज वेरी क्लियर, या तो यहां पर प्लस लिख दीजिए, कार्ब कैटायन हो गया आपका ये, और या यहां पर आप बोरोन लिख दीजिए। sp3 एटम लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, तो या यहां पर आप लिख देंगे आप बोरोन। ये 3 मेंबर की कहानी हो गई, यहां पर आपने बोरोन ले लिया और एक पाई बॉन्ड ले लिया, दैट्स इट 3 मेंबर की। और क्या की कहानी हो सकती है, आप ये वाले जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के ना लेके किसी लोन पेयर के भी ले सकते हो, यस ऐसे भी सिस्टम्स पाए जा सकते हैं, यस इस तरह के सिस्टम्स भी हो सकते हैं जो दरअसल p ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी दिखा दे और एक लोन पेयर ले लो, वो एक लोन पेयर भी अपने आप में 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही रखता है, और वो अगर उसको साइक्लिक कॉन्जुगेशन में घुमा दिया, एक कार्बन पर आपने प्लस ले लिया, एक कार्बन पर आपने प्लस ले लिया और एक कार्बन की जगह आपने बोरोन ले लिया, तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। इट इज आल्सो एरोमेटिक सिस्टम ऑफ 2 पाई। आपने कहा कि सर डाइकेटाइन क्यों नहीं लिया, नॉर्मली डाइकेटाइन्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं और ट्राइकेटाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। डाइकेटाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, किसी स्पेस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, आपको पता है कार्बन डाइकेटानिक स्पीसीज नहीं बनाते, इसलिए बेटर एक बोरोन लिया, कैटायन लिया और एक लोन पेयर ले लिया। ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये ऊपर वाला भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है। ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, और ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात हमको समझनी है दरअसल, 3 मेंबर के ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स के लिए और बेहतरीन एग्जांपल्स के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए और ग्रुप लगा सकते हैं हम लोग। ये तो स्टेबल है ही एक्चुअली, ये तो साइक्लोप्रोपिनिलियम आयन जो है आपका, ये साइक्लोप्रोपिन कैटायन जो साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन जो है वो तो है ही है, साथ में इस कैटायन को क्योंकि इंटरमीडिएट कम स्टेबल होते हैं, और स्टेबलाइज करने के लिए आप यहां पर इस तरह के ग्रुप लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं। ये आर इस कैटायन को और ज्यादा स्टेबलाइज कर लेंगे, और ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे तो ये और आसानी से एग्जिस्ट करेगा। ये सब के सब क्या है, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, सबके सब एरोमेटिक है, कुछ भी नहीं है। ये आर आपने लगाया सो दैट दिस कैटायन कैन बी मोर स्टेबलाइज्ड, और स्टेबलाइज हो सके उसके लिए आपने आर लगाया हुआ है। अब आते हैं 4 मेंबर सिस्टम, और बेटर स्टेबलाइज करना है इनको, और ज्यादा स्टेबलाइज करना है तो आपने पीछे सीखा है इस तरह का, ये आपने डाल्टन रेजोनेंस कांसेप्ट सीखा है। इस कैटायन को अगर और ज्यादा स्टेबलाइज करना है आपको, और बेहतरीन स्टेबलाइज करना है, तो आप यहां पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा दीजिए। आपने पढ़ाई है होमो कॉन्जुगेशन के थ्रू या डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू या बेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू, आपने देखा कि और बेहतर स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए इस तरह के कैटायंस, ये भी एरोमेटिक कैटायन है काफी स्टेबलाइज, ये भी एरोमेटिक कैटायन है काफी स्टेबलाइज। ये सब के सब 3 मेंबर्ड एरोमेटिक सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। आइए अब चलते हैं 4 मेंबर एरोमेटिक सिस्टम्स की तरफ। यस नाउ वी विल मूव टू 4 मेंबर, इससे ऊपर की बात करें 4 मेंबर एरोमेटिक सिस्टम्स की, वहां से कॉपी ले आते हैं, मेंबर को बार-बार ना लिखना पड़े, बेटर इस तरीके से हम लोग चलेंगे। 4 मेंबर को कॉपी करके ले आए हम लोग, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही चल रहा है स्टिल, बट 2 पाई इलेक्ट्रॉन में हम 4 मेंबर्स पर आ गए हैं। दिस इज 4 मेंबर सिस्टम, 3 मेंबर की जगह हम ले रहे हैं यहां पर 4 मेंबर साइक्लिक सिस्टम्स। 4 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, अगर 4 मेंबर आप साइक्लिक सिस्टम लेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन 2 पाई ही रखना है, तो अब काफी चैलेंजेस आपके सामने आने लगेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेशन के लिए। कैसे आने लगेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहला, आपने 4 मेंबर ले लिया और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए एक पाई बॉन्ड बना लिया, एक पाई बॉन्ड बना लिया तो 2 कार्बन तो आपके वैसे sp2 हो गए, ये तो वैसे ही प्लेनर हो गए। एक पाई बॉन्ड बना लिया तो 2 कार्बन तो आपके निपट गए, अब बच गए 2 कार्बन, और आपको इनको कॉन्जुगेशन में शामिल करवाना है। कॉन्जुगेशन में शामिल करवाने के लिए आपको p ऑर्बिटल चाहिए होंगे, p ऑर्बिटल के लिए या तो आपको कार्बन डालना
होगा? या तो आपको बोरोन डालनी होगी या तो आप दोनों डाल सकते हो। इसीलिए इसके एग्जांपल्स के लिए या तो आप दोनों कार्पेटायन बना दो, पहला तरीका हो गया। आपको पी ऑर्बिटल डालना होगा इसके बगल में। दूसरा तरीका हो गया नॉर्मली एक आप बोरोन डाल दो और एक आप डाल दो कार्पेटायन। दोनों बोरोन नहीं डाल सकते नॉर्मली, दोनों बोरोन के मॉलिक्यूल्स इतने स्टेबल नहीं होंगे, बट हाँ एरोमेटिक तो उसको भी कहेंगे। ये प्लस हो गया और एक ये बोरोन हो गया। अगर आपने इसको प्लेनर नहीं बनाया तो सवाल उठता है फिर ये क्या बनेगा? अगर आपने इसको प्लेनर नहीं बनाया, आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आपने इसको इस तरह से छोड़ दिया, और अगर आपने इसको प्लेनर नहीं बनाया और ये दोनों कार्बन आपने ऐसे ही छोड़ दिए और दोनों sp3 छोड़ दिए, तो ये वाला हिस्सा अब कॉन्जुगेशन इसमें है ही नहीं किसी भी तरीके का, ये sp3 है। इसीलिए ऐसे साइक्लिक सिस्टम्स को हम लोग बोल देंगे नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो गए। एरोमेटिक सिस्टम्स के लिए मस्ट कंडीशन है वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन अटेन होना चाहिए, वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन अटेन होना। ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, वो आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो गया। आई होप यू गॉट इट। आइए अब हम चलते हैं इससे आगे 5 मेंबर्स की स्टेज पे। 5 मेंबर्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है स्टिल। 5 मेंबर सिस्टम्स की तरफ चल रहे हैं हम, 5 मेंबर सिस्टम्स। दिस इज 5 मेंबर की कहानी। अगर आपको 5 मेंबर पे जाना है, काफी दिक्कतें हैं जो आपको समझनी होंगी। अगर आपको 5 मेंबर पे जाना है इस तरीके से, अब इससे आगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को एरोमेटाइज करना, एरोमेटिक्स को एग्जिस्ट करवाना बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए भारी हो जाएगा अगर आपने एक पाई बॉन्ड ले लिया, मान लो एक पाई बॉन्ड ले भी लिया, ठीक है। दिक्कत है अब आप इन कार्बनों का क्या करेंगे बाकी का? अगर आप कहें कि सर पी ऑर्बिटल के लिए अगर 3 प्लस ले ले, तो यस थ्योरेटिकली तो आप ले सकते हो, थ्योरेटिकली तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन कर लेगा, बट इस तरह का कैटायन एक्सिस्ट ही नहीं करता। इसलिए इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ट्राई कैटायंस जो हैं वो एक्सिस्ट ही नहीं करते। डाई कैटायन बनाना ही बहुत भारी है। इवन आपने ये जो बनाया है यही बहुत भारी है, यही बहुत मुश्किल है बनाना। ट्राई कैटायन बनाना तो लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, इनफैक्ट हम इसको कहेंगे दिस स्पीसीज डजंट एक्सिस्ट। ये स्पीसीज जो है वो एक्सिस्ट ही नहीं करती है। तो कई लोग इसको एरोमेटिक बोल देंगे ऐसे कि इनके 2 पाई, हाँ ये जरूर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पर दुनिया में पाया ही नहीं जाता। अगर दुनिया में पाया नहीं जाएगा तो आप कैसे कहेंगे कि वो मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है? कैसे कहेंगे कि वो बेसिकली एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कुछ और करेगा? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते उसके। हम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज़ वो एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा। ट्राई कैटायंस नॉर्मली एक्सिस्ट नहीं करते। इसीलिए अगर 5 मेंबर सिस्टम्स आपको बनाने भी हैं, 5 मेंबर्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बनाने, तो आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल एटम्स की जरूरत पड़ेगी। अरे क्या बोल गई, एप्पल वाला सुन लिया। आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूलों की जरूरत पड़ने वाली है वहां पे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के सिस्टम्स की जरूरत पड़नी चाहिए। मैं एग्जांपल मैं देता हूं आपको। नॉर्मली इस तरह के मॉलिक्यूल आप बना सकते हो, पाई बॉन्ड ले लिया आपने, आप बोरोन ले लीजिए और आप 2 कैटायंस, इस टाइप के सिस्टम स्टिल अचीव कर सकते हो आप, जो कि एरोमेटिक सिस्टम्स होंगे। अदरवाइज 5 मेंबर में जाके आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत भारी हो जाएगा। हाँ 4 मेंबर तक और 3 मेंबर्स में सर हम समझ सकते हैं 3 मेंबर्स के 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम्स को मिलते हैं और 4 मेंबर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम भी काफी पाए जाते हैं। बट ये कैटायन को, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, बट नॉर्मली ये कैटायन इस तरह से कम एग्जिस्ट करता है। डाई कैटायन को एग्जिस्ट कराने के लिए स्टिल आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स लगाने होंगे। वो स्टेबलाइजिंग ग्रुप दरअसल इसको एग्जिस्ट करवाने में हेल्प करेंगे। दिस इज इवन मोर स्टेबल। अगर हम 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 में दिस इज इवन मोर स्टेबल है। ये भी एरोमेटिक, बट ये कैटायंस को फर्दर स्टेबलाइज कर रहे हैं। इवन सेकंड इज मोर स्टेबल, इवन दिस इज मोर स्टेबल देन फास्ट। ये पहले से ज्यादा स्टेबल है। क्या आपको समझ में आने लगी एरोमेटिसिटी की स्टोरी? बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना एकदम स्टार्ट ही करी है। आपको समझ में आने लगी एरोमेटिसिटी की स्टोरी? आपको पल्ले पड़ने लगी एरोमेटिसिटी की स्टोरी? एरोमेटिसिटी की स्टोरी पल्ले पड़ने लगी आपको? अरे बोलो। अब आप जब 5 मेंबर से आगे पहुंच गए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स नहीं मिल रहे, तो अब हम आगे बढ़ेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर जाएंगे हम। 4 पाई, क्योंकि हमको 5 मेंबर में मिल नहीं रहे नॉर्मली, इस तरह के एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हमें आगे बढ़ना होगा, अब हमें आगे चलना। तो ये आपका एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का। एग्जांपल पहले आ गया था दरअसल, और जो कांसेप्ट थे वो बाद में आ गए थे स्लाइड। अब एग्जांपल ले सकते हो। तो देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां R लगा दीजिए। बेटर स्टेबलाइज करने के लिए R लगा दीजिए ग्रुप्स, और R लगा दीजिए या पीएच लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, R लगा दीजिए और बेटर स्टेबलाइज हो जाएगा और बेटर। एरोमेटिक है, यस। यहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यस। बोरोन है, एरोमेटिक है, यस। न्यूट्रल है वो तो वैसे ही हो जाएगा, उसमें R लगाने की जरूरत पड़ेगी। कैटायंस को इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने के लिए R लगाना पड़ता है। इंटरमीडिएट को फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए कैटायंस के लिए। न्यूट्रल के तो वैसे भी कोई खास दिक्कत वाली नहीं है। ये भी एक एरोमेटिक स्पीसीज हो गई आपकी। हां ये लगती 2 पाई की एरोमेटिक है, बट अनस्टेबल और एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एरोमेटिक नहीं कहेंगे इसको। एरोमेटिक का मतलब ये वो स्टेबल होनी चाहिए। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर तो स्टेबल किस बात की? इसलिए इसको ये भले 2 पाई गिनने में आ रहा है, थ्योरेटिकली भले बातें सारी सही है, बट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसे कहेंगे ही नहीं कि एरोमेटिक है। और इसको ऐसे सिस्टम जिनमें बेसिकली यहां से यहां तक केवल कॉन्जुगेशन है और ये वाले दोनों कॉन्जुगेशन से बाहर है, क्योंकि इन दोनों में आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन से बाहर है, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक सिस्टम। नॉन एरोमेटिक सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स कंप्लीट हो गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में। आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। This is all about the 2 pi electron systems. Now I'm moving towards the 4 pi electron systems. 4 pi electron systems की तरफ हम जा रहे हैं। आज हम 2 पाई और 4 पाई ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, 18 पाई पढ़ेंगे और उससे अगले वाले में एरोमेटिसिटी के एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है तीसरी क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे एरोमेटिसिटी को। आइए चलते हैं 4 पाई। और कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, वो तो वही एग्जांपल्स हैं, वही एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं
और एरोमेटिक है। पीएच एग्जिस्ट करा देगा, एरोमेटिक है, एल्किल ग्रुप्स को एग्जिस्ट कराने के लिए। चलते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में। नाम से ही आपको पता है कि अगर वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट मींस वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है तो हक्कल बाबा कहता है ये दरअसल एंटी एरोमेटिक होंगे। और एंटी एरोमेटिक होंगे तो एक प्रॉब्लम होगी इन सब में, जो जो एंटी एरोमेटिक होंगे वो कम स्टेबल होंगे और उनके एक्सिस्टेंस में समस्याएं होंगी। एंटी एरोमेटिक मतलब लेस स्टेबल, और जो जो दुनिया में कम स्टेबल है, मैंने पढ़ाया था जीओसी में, उनके एक्सिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि धरती पे भैया, धरती पे रहेगा वही जो स्टेबल है, तो इसीलिए पहली बात तो इनके एक्सिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क है। इनके एक्सिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई वो पाए भी जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। अगर वो ज्यादा ही अनस्टेबल हो गए तो फिर आपको वो मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए एंटी एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल, आगे जाके आप देखोगे बहुत गजब की कहानी, अवॉइडिंग साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ये लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि जो साइक्लिक मामला वो टूट जाए, ताकि इसको साइक्लिक गोल गोल होने की वजह से जो दिक्कतें पैदा हो रही है, इसके लिए वो दाग अच्छे नहीं है, बुरे दाग है। एरोमेटिक वालों के लिए साइक्लिक दाग अच्छे हैं, इसके लिए साइक्लिक दाग बुरे हैं। तो ये उन साइक्लिक दाग को हटाने के लिए, साइक्लाइजेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन को अवॉइड करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र रचेगा, बहुत तरह की अनेक प्रकार के रूप धारण करेगा, रूपिया बनेगा ये। वो आगे देखेंगे। अभी हम नॉर्मल 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में उतनी लफड़े नहीं आएंगे, वो लफड़े आएंगे फर्दर जो हायर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में हम लोग जाने वाले हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में चलते हैं, एंटी एरोमेटिक होंगे। एग्जांपल पहला शुरू करते हैं 3 मेंबर से। पहला स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रीन से पहले लिखा था तो ग्रीन से लिखते हैं 3 मेंबर सिस्टम्स है ना। पहला केस ले रहे हैं 3 मेंबर सिस्टम्स, उनको वन ऐसे लिखा था ना मैंने, इनको यहां से हटा दो। अगर उसमें भी फर्स्ट लिख दिया, इसमें भी फर्स्ट लिख दिया ना, तो यहां से हटा दो, है ना। ऐसे कर देते 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, 3 मेंबर सिस्टम्स है। ओके, आ गए हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में। पहला ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं, वही 3 मेंबर से ही शुरू करेंगे साइक्लिक बेसिक से। 3 मेंबर सिस्टम्स, 3 मेंबर सिस्टम्स। अगर हम 3 मेंबर सिस्टम्स की बात करें और एंटी एरोमेटिक साइक्लिक कॉन्जुगेशन बनाना है आपको, तो आप एक पाई बॉन्ड ले लेंगे, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन बनाने के लिए आपको पी ऑर्बिटल चाहिए और इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं 4। इट मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो यहां पर आपको क्या लेना होगा, एक पी ऑर्बिटल लेना होगा। एक पी ऑर्बिटल लेना होगा, और वो भी फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल लेना होगा। और फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल लेने के लिए, फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल लेने के लिए 2 ऑप्शन है आपके, या तो कार्ब एनायन ले लो, और नहीं तो कोई ऐसे एटम ले लो जिन पर लोन पेयर होता है। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो या तो आप एनायन ले लो, या तो कोई न्यूट्रल एटम ले लो जिस पर लोन पेयर मौजूद हो। सब एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो भैया एग्जांपल क्या बन जाएंगे, एग्जांपल अभी बना देता हूं मैं, एग्जांपल अभी बना देता हूं मैं। या तो यहां पर कार्ब एनायन ले लो, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, या यहां पर ऑक्सीजन ले लो, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, या यहां पर नाइट्रोजन ले लो, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, या यहां पर सल्फर ले लो, कोई भी इस तरह के एटम्स ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, नाइट्रोजन ले लो, NH, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, या NR ले लो, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। क्योंकि आपको पता है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यस, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यस, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यस। तो ये सब के सब आ गए आपके एंटी एरोमेटिक की श्रेणी में आ गए, क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और नॉर्मली थोड़े बहुत एग्जिस्ट भी करते हैं। ये तो एनायन है, और एनायन इंटरमीडिएट तो वैसे ही अनस्टेबल होते हैं। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो इंटरमीडिएट, ऊपर से एंटी एरोमेटिक। इट मींस इस तरह के इंटरमीडिएट तो फॉर्म ही नहीं होंगे, या इस तरह के इंटरमीडिएट तो नॉर्मली बनेंगे ही नहीं, रेयर केस में बनेंगे। आपको पता कैसे लगा, पता लगा इस प्रोटॉन की एसिडिटी से। प्रूफ क्या है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ आपको मिलेगा दरअसल, इसका प्रूफ, ये इस चीज का जो प्रूफ मिलेगा, वो प्रूफ मिलेगा इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के प्रोटॉन की एसिडिटी से। याद करो, मैंने एसिडिटी का कांसेप्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था हाइड्रोजन को हटने के बाद बनने वाली स्पेसिस की स्टेबिलिटी डिफाइन करती है कि कितना ज्यादा एसिडिक है। जब आप इस प्रोटॉन को की एसिडिटी मेजर करोगे तो ये प्रोटॉन वेरी लेस एसिडिक, बहुत कम एसिडिक मिलेगा, वेरी लेस एसिडिक प्रोटॉन है, वेरी लेस एसिडिक प्रोटॉन है। मतलब इसको हटने के बाद दरअसल स्टेबल चीज नहीं बन रही है। अगर इसको हटने के बाद स्टेबल चीज बनती तो ये प्रोटॉन वेरी मोर एसिडिक हो जाता, वेरी एसिडिक हो जाता, काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता। इसीलिए ये कम एसिडिक है। ये अपने आप में कह रहा है कि ये प्रोटॉन नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, हटने के बाद एनायन बनेगा, और एनायन एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है दरअसल। तो ये प्रूफ है कि ये वाला स्पीसीज स्टेबल नहीं है। स्टेबल होता तो ये प्रोटॉन हट जाता। नॉर्मली कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो स्टेबल हो जाना चाहिए, पर ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए स्टेबल नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ 3 मेंबर्स की कहानी हो गई है। ठीक है, 3 मेंबर्स की स्टोरी हो गई है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसको यहां से हटा देते हैं। आओ 4 मेंबर्स की स्टोरी पे चलते हैं। 4 मेंबर की स्टोरी पे, इसी को कॉपी मार के लाते हैं। 4 मेंबर की स्टोरी, 4 मेंबर की स्टोरी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें मेरी आज पूरी क्लास भी जा सकती है। 4 मेंबर्स की कहानी पे आ रहा हूं मैं। 4 मेंबर्स की कहानी सबसे पहले शुरू कर रहा हूं मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। 4 मेंबर सिस्टम ले रहे हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 4 मेंबर ले लें और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लें, 4 मेंबर ले लें और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लें, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनना। तो पहला तो दिमाग में यही जाता है कि 2 पाई बॉन्ड ही बना लो भैया। अगर हम 2 पाई बॉन्ड बना लें तो इसी मॉलिक्यूल का नाम है, जिस पर आगे क्लास का बाकी हिस्सा इसी पे जाएगा, CBD, साइक्लोब्यूटाडाइन। और ये एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। दिस इज एंटी एरोमेटिक स्पीसीज, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। और यही वजह है
It doesn't exist in monomeric form. Does not exist. Doesn't exist in monomeric form. Normally मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है. इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे हमको. मोनोमेरिक फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. आरटी पर ये आपको मिलेगा ही नहीं. इसके एग्जिस्टेंस के लिए तो आज की क्लास में हम अपना एग्जिस्टेंस खतरे में डालेंगे थोड़ी देर. मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपन को. तो ये एक एंटी एरोमेटिक. और क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा? और साइक्लिक कॉन्जुगेशंस को करने के लिए हम ये कर सकते हैं, एक पाई बॉन्ड लगा दें, एक पे कैटायन लगा दें और 2 इलेक्ट्रॉन और लेने हैं. तो यहां पे ऐसा कोई एटम ले लें जो एटम दरअसल लोन पेयर जिसका पास हो और वो हो. तो ये भी एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज हो गई है. बट ऐसी स्पीसीज भी रेयरली पाई जाती है, बहुत कम, क्योंकि ये तो कैटायन बैक बॉन्डेड स्टेबलाइज इसलिए थोड़ा बहुत बन भी जाता है. अदरवाइज रेयरली एग्जिस्ट करती है. सोचो न्यूट्रल वाला ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सोचो न्यूट्रल वाले को ही तकलीफें हो रही है, तो बाकी कैटायन वेनायन बनाना तो बेवकूफी वाली बात होगी. महा बेवकूफी वाली बात होगी. उनके बारे में चर्चाएं करना तो ना, उनके एग्जिस्टेंस में तो वही वैसे ही सवाल खड़े हो जाएंगे बहुत ज्यादा. ठीक है, बट फिर भी स्टिल हम किसी ना किसी तरीके से इन कैटायंस को पीएच के थ्रू स्टेबलाइज करके आगे बना सकते हैं. ये भी एंटी एरोमेटिक स्पीसीज होगी. तो अब एक्चुअली एंटी एरोमेटिक स्पीसीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सामने कॉन्सेप्ट राइज होगा, वो ये एंटी एरोमेटिक वाले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही स्टेबल नहीं है. तो फिर हम इस तरह के मॉलिक्यूल बनाएंगे कैसे? साइक्लोब्यूटाडाइन कैसे बनाएंगे? आओ कैसे बनाएं, इसको कैसे स्टेबलाइज करें, इसी की कहानी को आगे बढ़ते हैं. और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो ये आगे जब मैं फर्दर पाई सिस्टम्स पढ़ाऊंगा आपको, 8 पाई या 12 पाई वाले या 16 पाई, तो वो उनमें भी ये बात कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा कि बेसिकली वो एंटी एरोमेटिक है, इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या तरीके ढूंढते हैं. याद रखना, एरोमेटिक्स में हम ट्राई करेंगे कॉन्जुगेशन बढ़े सो दैट कि वो और स्टेबलाइज हो, और एंटी एरोमेटिक हमेशा ट्राई करेंगे कि कॉन्जुगेशन घटे सो दैट कि वो बहुत कम स्टेबलाइज, सॉरी, सो दैट कि वो स्टेबलाइज हो जाए, उस डिस्टेबलाइजेशन को अवॉइड करते हैं. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ब्यूटीफुल बात. इसका मतलब क्वेश्चन ऑफ एक्जिस्टेंस इनमें हो जाएगा. इनकी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्जिस्टेंस. फिर इनको कैसे एग्जिस्ट करवाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्जिस्टेंस नाम की चीज आ जाएगी कि भाई नहीं मिल रहे हैं तो भाई आप एक्जिस्ट कैसे करवाएं इनको. दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्जिस्टेंस. अब हम सीबीडी ही पढ़ने वाले हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन ही पढ़ने वाले हैं. ये कुछ 4 पाई इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल्स हो गए. पहले ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सीबीडी. ये 4 पाई सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए. एक तो ये वाला ही हो गया एंटी एरोमेटिक जो मैंने बताया था आपको, 3 मेंबर वाला. एक सीबीडी आपका हो ही गया है. 5 मेंबर के सिस्टम्स में चले जाएं, 4 पाई सिस्टम में. आप मेंबर बार-बार नहीं बताऊंगा. 4 मेंबर पे अपना सीबीडी इंपॉर्टेंट है. 5 मेंबर में जाए तो ये वाला कैटायन हो गया है, ये वाला बोरोन हो गया है, ये भी 4 पाई साइक्लिक है, ये भी 4 पाई साइक्लिक है. ये वाला आपका हो गया, एक बोरोन ले लीजिए, कैटायन ले लीजिए. 6 मेंबर तक भी पहुंच गए. ये 5 मेंबर हो गए. ये आपके कुछ 5 मेंबर्स हो गए, 5 मेंबर्स केसेस हो गए. ठीक है, ये आपके 6 मेंबर के केसेस हैं. 6 मेंबर्स, 6 मेंबर केसेस. और ये आपके 3 मेंबर हैं जो मैंने पीछे पढ़ाई दी है. 3 मेंबर के केसेस है, राइट. ये दोनों तो पढ़ाई दी. अब अपन को सीबीडी पे आना है, साइक्लोब्यूटाडाइन. साइक्लोब्यूटाडाइन की कहानी आज की क्लास में बची है. मैंने बताया पहले तो सीबीडी की कैरेक्टरिस्टिक्स सुनिए एक एक करके. सबसे पहली बात, रूम टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल है. पहली चीज, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. क्यों? तो लिखा ही हुआ है, वो तो उसके माथे पे ही चिपका हुआ है कि दिस इज एंटी एरोमेटिक. और एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं. उसके माथे पे लेबल लगा हुआ है एंटी एरोमेटिसिटी का. पहली प्रॉपर्टी. इसीलिए रूम टेम्परेचर पे कम स्टेबल है, इसीलिए रेडिली डाइमराइज कर जाते हैं. रेडिली डाइमराइज कर जाते हैं. डाइमराइज. इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा दूसरे पॉइंट में. एक साथ नहीं कर सकते, ये तो ऊपर नीचे गधे की तरह. चलो इसको तो छोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं. डाइमराइजेशन तो लिखा है तो ठीक ही है, कोई बात नहीं. बॉन्ड लेंथ को हटा देते हैं. ठीक है, ए बी को हटा देते हैं. ए बी क्या कह रहा है बता दूंगा. तो एक्चुअली ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें, इस साइक्लिक कॉन्जुगेशन की वजह से ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, और एंटी एरोमेटिक की वजह से ये रेडिली डाइमराइज हो जाएंगे. तो जैसे ही ये डाइरेडिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. और एक और बात बताता हूं मैं आपको, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. एंटी एरोमेटिक की खास बात है कि पैराट्रोपिक करंट उनमें क्यों होती है? बिकॉज़ वो उन पैरामैग्नेटिक स्पेसेस होते हैं. दरअसल उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको. अगर आप 4 मेंबर का बनाओगे, देखो इस 4 मेंबर का डायग्राम बनाओ, आप सीबीडी का डायग्राम बनाओ, सीबीडी का डायग्राम बनाओ, हेमोडायग्राम. अगर आपने एक क्रॉस सर्कल लिया और सीबीडी मतलब 4 मेंबर, 4 मेंबर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर बनाओगे तो कैसा बनेगा? स्क्वायर में आपको पता है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, सब सारी वाली लेंथ बराबर होंगी. अगर लेंथ बराबर होगी तो मिड पॉइंट यहां से गुजरने वाला है. अगर मिड पॉइंट यहां से गुजरने वाला है तो आपको पता है कि ये बॉन्डिंग बन गया है, ये दोनों बन गए नॉन बॉन्डिंग. पाई 2 और पाई 3, पाई 2 और पाई 3 जो बन गए आपके, वो दरअसल बन गए नॉन बॉन्डिंग्स. ये नॉन बॉन्डिंग बन गए. और ये जो बन गया पाई 4 दरअसल वो बन गया पाई स्टार आपका. वेरी गुड. पाई 1 आपका बॉन्डिंग है. अब अगर सीबीडी है तो 4 इलेक्ट्रॉन डालो. 4 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको समझ में आएगा पैराट्रोपिक करंट क्यों है. बिकॉज़ वो पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 4 डालोगे 2 यहां जाएंगे और 1 यहां जाएगा और 1 यहां. अनपेड इलेक्ट्रॉन. एमओ डायग्राम से आपको समझ में आएगा दरअसल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये एक्चुअली डायरेडिकल की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं. इसको आप चाहो तो डायरेडिकल की तरह भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो इस वाली फॉर्म में लिख सकते हो, और इस वाली फॉर्म में दरअसल ये डायरेडिकल है. और डायरेडिकल है तो ये रेडिली, आपको पता है रेडिकल्स डाइमराइज हो जाते हैं. डाइमराइज हो जाएगा अनस्टेबल इसलिए. और ये डाइमराइज होकर दरअसल इसमें कन्वर्ट, रूम टेम्परेचर पे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. डाइमेरिक फॉर्म या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इस फॉर्म में आप एग्जिस्ट करता है. तो अब सीबीडी के सामने एक समस्या है, सीबीडी को मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे कराया जाए. हाउ वी कैन मेक सीबीडी एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म. हाउ, सवाल, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही कॉन्सेप्ट आएगा. हाउ टू मेक, हाउ टू मेक सीबीडी
एक्सेस्ड इन मोनोमेरिक फॉर्म। सीबीडी को मोनोमेरिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करवाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। कैसे, उसका पता एक्चुअली लोगों को कैसे लगा? लोगों ने सीबीडी के कुछ डेरिवेटिव्स देखे, जो केमिस्ट थे उन्होंने सीबीडी के डेरिवेटिव, उनमें से इस तरह का जो डेरिवेटिव मिला, टर्शरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूटेड जो सीबीडी मिला है ना, टेट्रा प्लस टीबीयू सब्स्टिट्यूट जो मिला, एक्चुअली वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट किया। तो लोगों को लगा कि यार इसका मतलब सीबीडी को एग्जिस्ट करवाया जा सकता है अगर हम इस टाइप के ग्रुप उसमें लगाते हैं। सवाल उठता है ये क्यों एग्जिस्ट किया? क्योंकि अगर आप इस टाइप के ग्रुप लगा दोगे तो वो कभी डाइमराइज कर ही नहीं पाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल कभी दूसरे मॉलिक्यूल के पास जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज़ ये सिंग अड़ जाएंगे। स्टेरिक रिपल्सन दोनों मॉलिक्यूल को कभी पास आने ही नहीं देगा। इट मींस आप स्टेरिक क्राउडिंग या बल्की ग्रुप्स, टर्शरी ब्यूटाइल टाइप के बल्की, टर्शरी ब्यूटाइल टाइप के बल्की ग्रुप्स लगा के डाइमराइजेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, और अगर डाइमराइजेशन इनहिबिट हो गया तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब अपन को पढ़ना है और ऐसे कौन से तरीके हैं, क्या यही एकमात्र तरीका है या और भी तरीके हैं जिससे सीबीडी को रूम टेंपरेचर पे मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करवाया जा सके? तो आंसर है यस, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, इसके अलावा भी कुछ तरीके। अरे कहां गया भाई, क्या ऊपर नीचे उल्टा सीधा हो गया है। 2 मिनट दे दो मेरे को, इसको ऊपर लाने दो यार। बॉन्ड लेंथ की कहानी बाद में करेंगे। ये 2 पाई सिस्टम्स हैं, इनको ऊपर ले लेता हूं। एक सेकंड दे दो बस, मुझे 1 सेकंड दे दो भाई। वहां तक हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक सेकंड दे दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये कर लेता हूं मैं। चलो, तो हमें एक बात समझ में आई, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी केमिस्टों की कि सीबीडी अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, यानी कि जिस फॉर्म में उस सीबीडी है उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, रेडिली डाइमराइज हो जाती है। लेकिन टेट्रा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में दरअसल वो एग्जिस्ट करती है, स्टेबल है, मोनोमेरिक फॉर्म में। तो इसे समझ में आया कि बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके हम सीबीडी को स्टेबलाइज किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ये सवाल परीक्षा में खूब आते हैं और आ सकते हैं, ढंग से आ सकते हैं, ध्यान देना। सवाल उठता है और कौन कौन से तरीके हैं और हाउ कैन वी हम इनको और किस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं सीबीडीज को। तो वो 3 तरीके हैं बेसिकली उनको स्टेबलाइज करने के, मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबलाइज करने के उनको 3 तरीके हैं, है ना? मोनोमेरिक या एक्सिस्टेंस इन मोनोमेरिक फॉर्म लिख देते हैं। मोनोमेरिक फॉर्म में उनको एक्सेस्ट करवाने के 3 तरीके हो गए हमारे पास। पहला तो है नॉन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म, बिना सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में। दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म, और तीसरा है एज ए लिगैंड। नॉन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में तो आपको, अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड नहीं लगाना है तो उसमें एक तरीका है, वो ये, आपको आयोनिक फॉर्म में ले जाना होगा। आयोनिक फॉर्म में ले जाना होगा। अगर आप सीबीडी की रिएक्शन पोटेशियम से करवा दें, एक्सपोज कर दें उसको, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CBD2- में, और CBD2- 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, और एरोमेटिक सिस्टम बनते ही ये आसानी से एग्जिस्ट करेगा। इट मींस नॉन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में बहुत आसान है, वो ये कि आप आयोनिक फॉर्म में ले जाओ तो वो आसानी से एग्जिस्ट करेगा। सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में 2 कहानियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। या तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज करें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज करें, या तो आपको उसको स्टेरिक स्टेबलाइज करें, स्टेरिक स्टेबलाइज करें। वो कैसे करेंगे देखेंगे। और लास्ट बात है कि एक्चुअली वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉनों को किसी को डोनेट कर दें। एक्चुअली ये 2 पाई कोई तकलीफ नहीं, ये वाला 2 पाई कोई से भी एक कोई तकलीफ नहीं, दूसरा वाला तकलीफ पैदा करता है साइक्लिक के लिए। तो एक काम करें, इस वाले को रहने दें, और इस दूसरे वाले को अगर हम किसी को डोनेट कर दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो भी काम हो जाएगा। तो फिर ये वाला तो उनके पास चला जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगा, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिकली वो मोनोमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट करने का मतलब एज ए लिगेंड, इसका मतलब एक्चुअली आप उसको चिलेट करवा दें, आप उसको किसी मेटल के साथ बॉन्ड करवा दें। बॉन्डिंग विद मेटल हम कह सकते हैं इसको ना, बॉन्डिंग विद मेटल के साथ आप उसको बॉन्ड करवा दें, तो फिर क्या होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर चले जाएंगे, और वो पाई इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर चले जाएंगे तो मामला बन जाएगा। आपने यहाँ कोई आर लगाया हुआ है मान लीजिए थोड़ा सा, और आपने ये वाला जो पाई बॉन्ड था, तकलीफ कोई भी पाई बॉन्ड मान लो जो तकलीफ दे रहा है, आपने उसको किसी मेटल के साथ बॉन्ड करवा दिया, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को चलेगी और साइक्लिक कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो गया। साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही दिक्कत पैदा कर रहा था, अगर वो हट गया है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 3 तरीके से नॉन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में कैसे करें, उसको एक्सिस्ट करवाएं, सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में कैसे करवाएं, और एज ए लिगेंड बेसिकली उसको एक्सिस्ट करवाया जा सकता है। आइए सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका, सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में बहुत
मतलब आसान तरीका है वो ये कि आप सीबीडी रिंग्स को स्टेबलाइज करने के लिए या तो एनकैप्सुलेट कर दीजिए कहीं पर, मतलब बेसिकली किसी पर्टिकुलर एनकैप्सुलेशन तो आपको पता होगा, बहुत जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर उसको डाल दीजिए तो डाइमराइज हो ही नहीं पाएगा, तो वो कर दीजिए, या तो कॉम्प्लेक्सेशन कर दीजिए मेटल आयन के साथ। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे करेंगे? इनहिबिट, डाइमराइजेशन को इनहिबिट करके भी आप कर सकते हैं, और डाइमराइजेशन को इनहिबिट करने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका होगा या तो उसको स्टेरिकली स्टेबलाइज कर दे या उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज कर दे, यानी कि या तो स्टेरिक क्राउडिंग के थ्रू, हिंड्रेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर दे, हिंड्रेंस क्रिएट कर दे तो डाइमराइज नहीं होगा, या फिर आप रेजोनेंस के थ्रू उसको स्टेबलाइज कर दें, और रेजोनेंस को थ्रू स्टेबलाइज करोगे तो वो फर्दर डाइमराइजेशन के लिए नहीं जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सीबीडी रिंग्स आपको समझ में आ जाएगा, या तो आप नॉर्मल सीबीडी रिंग्स की बात करें अनसब्स्टिट्यूटेड की, तो एनकैप्सुलेट कर दे कहीं पर, या उसको चिलेट कर दे, कॉम्प्लेक्सेट कर दे कहीं पर। और अगर अगर वो नहीं करना, आपको किसी मेटल के साथ उसको नहीं डालना, किसी और मॉलिक्यूल के साथ उसको एनकैप्सुलेट नहीं करना उसके अंदर, तो फिर आप क्या करें? डाइमराइजेशन को इनहिबिट कर दे। वहां पे जो दो तरीके से कर सकते हैं, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को यहां पे कैप्टोडेटिव इफेक्ट बोलेंगे। आइए मैं अगली वाली स्लाइड आपको लेके आता हूं। हो गया? ये स्टेरिक स्टेबलाइजेशन वाली कहानी आ गई, ये इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई। यार इसको ऊपर लाने में मैं थक जाऊंगा, इससे बेटर मैं लिख लेता तो भी बढ़िया रहता। चलो अगली बार पीपीटी में ध्यान देंगे। समय बचाने के लिए करता हूं, मैंने कहा समय बच जाए जी। यहां पर आ गए, पहला है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है दरअसल स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन मतलब आप एक काम कीजिए, बल्कि ग्रुप लगाते जाइए। आप सीबीडी आपको तकलीफ दे रहा है, सीबीडी आपको तकलीफ दे रहा है, एंटीबॉडी आपको तकलीफ दे रही है, उसे डाइमराइज कर जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहां ये जो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, इन हाइड्रोजनों को हटाइए और इनकी जगह बल्कि ग्रुप लगाते चले जाइए, और वो बल्कि ग्रुप इसको डाइमराइज होने से रोक देंगे, बिकॉज़ दो मॉलिक्यूल को पास ही नहीं आने देंगे। तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेंपरेचर, नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, नॉट एक्सिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। ये मोनोमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करता है। तो आप चारों तरफ क्राउडिंग बढ़ा दें, और जब आप तीन बल्कि ग्रुप कर देते हैं तो ये एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, और चार बल्कि ग्रुप कर देंगे तो ये और ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा, चार टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लेंगे। इट मींस अगर इनकी स्टेबिलिटी की आप चर्चा करेंगे, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देखेंगे, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देखेंगे तो आप कहेंगे ये कम स्टेबल है तभी एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी स्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, और ये और भी ज्यादा स्टेबल है। इस तरीके से आप बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो डाइमराइज हो ही नहीं पाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। कितने लोगों को स्टेरिक स्टेबलाइजेशन समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया कि सीबीडी यानी साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग्स को आप मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करा सकते हो अगर आप बल्कि ग्रुप क्राउडेड ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो? कितने लोगों को समझ आ गई बात? कितने लोगों को समझ आ गई बात? कितने लोगों को क्लियर है बात? कितने लोगों को क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस स्टेरिक वाली भी स्लाइड ले आता हूं मैं। ओके, अब आता है सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करना, डिलोक्राइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज करना। एक्चुअली आपको पता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये तकलीफ दे रहा है, कोई भी पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन करेगी, साइक्लिक कॉन्जुगेशन करेगी तो तकलीफ देगी। तो एक काम करो, कुछ भी करके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल दें। अगर हम इसको बाहर निकाल दें, कैसे भी करके बाहर निकाल दें, उसके लिए काम करें, इधर से एक ग्रुप लगाए जो ग्रुप इसको पुश करता हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करे, और इधर से ग्रुप लगाए जो ग्रुप इसको पुल कर ले। अगर ऐसा कर ले, एक साथ एक पुश ग्रुप लगा दे, एक पुश ग्रुप लगा दे और एक पुल ग्रुप लगा दे। आपको पता है इलेक्ट्रोपाई डेंसिटी को पुश कौन करता है? प्लस एम वाले, यानी कि इधर प्लस एम ग्रुप लगा दे जो पुश करे, और इधर माइनस एम ग्रुप लगा दे जो पुल करे। अगर ऐसा हो जाए तो यहां से क्या होगा, जैसे ये लोड पे यहां आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी और इसको ये पुल कर लेगा। होगा क्या, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी पुश और पुल के थ्रू, यहां से आप पुश कर रहे हैं, वहां से इसको पुल कर रहा है, यहां से आप पुश कर रहे हैं, यहां से इसको पुल कर रहा है, तो रिंग की जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है साइक्लिक रिंग के अंदर, वो साइक्लाइजेशन कॉन्जुगेशन घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर चली जाएगी रिंग से, और बाहर चलेगी तो फिर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं रहेंगे तो एंटी एरोमेटिक कम हो जाएगी, और एंटी एरोमेटिक करेक्टर कम हुआ तो बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप पुशफुल मैकेनिज्म के थ्रू, इसको बोलते हैं पुशफुल मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं पुशफुल मैकेनिज्म। और बताओ, अगर दोनों तरह के ग्रुप किसी को स्टेबलाइज करते हो तो सिमेट्रो क्या बोलते हैं? कैप्टोरेटिव इफेक्ट। तो बनाया था मैंने, फ्री रेडिकल में बनाया था। अगर प्लस एम और माइनस एम मिलके दोनों ही स्टेबलाइज कर रहे हो, अगर किसी सिस्टम को प्लस एम और माइनस एम मिलकर दोनों ही किसी सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड कैप्टोरेटिव इफेक्ट। तो इसी को पुशफुल इफेक्ट या कैप्टोरेटिव मैकेनिज्म बोलते हैं, कैप्टोरेटिव इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें माइनस एम और प्लस एम दोनों ही स्टेबलाइज करते हैं सिस्टम को, ऑफिस स्टेबलाइज करते हैं सिस्टम को, ठीक है। एक सिस्टम को दोनों ही स्टेबलाइज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड या सिस्टम कह दीजिए ऑफ अ सिस्टम। सिंपल इस तरीके से पुशफुल मैकेनिज्म। ये पुशफुल मैकेनिज्म कैसे किया होगा इसने? बेसिकली लोन पे यहां दिया होगा, पाई बॉन्ड यहां गया होगा और उसने इसको खींच लिया होगा,
खींच लिया होगा इस तरह से, तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर चली गई, रिंग से बाहर खींच दी। दोनों तरफ ऐसा लगा देंगे, दोनों तरफ ऐसा लगा देंगे पुश पुल वाला, इधर भी ऐसा लगा देंगे। ये भी क्या करेगा, इसको इसको धक्का मारेगा, ये यहां आएगा और ये इसको अंदर खींच लेगा इस तरीके से। तो इस तरह से पुश पुल मैकेनिज्म के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर घटा देंगे। रिंग के अंदर घटेगा तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन घट जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन घटेगा तो एंटी एरोमेटिक करैक्टर घटेंगे, एंटी एरोमेटिक करैक्टर घटेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंटी गंदे गंदे डिस्टेबलाइज करते हैं उनको घटाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली दिस इज द सेकंड तरीका कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू आप सीबीडी रिंग्स को बेसिकली रूम टेंपरेचर पे मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करवा सकते हो। तीसरा तरीका है, और हां एक और इसमें कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट है बेसिकली स्टेरिक वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक का कांसेप्ट। स्टेरिक वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक का कांसेप्ट कहता है कि अगर दोनों स्टेबलाइजेशन एक साथ अगर हम लगाएं अलग-अलग मॉलिक्यूल सीबीडी में, कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? ऑफ कोर्स हमेशा स्टेरिक स्टेबलाइजेशन का बोलबाला है, स्टेरिक हमेशा भारी पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन पे। ये बात मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा चुका हूं, हर जगह पढ़ा चुका हूं, जीओसी की स्टार्टिंग में भी, कि स्टेरिक वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक की जब जब लड़ाई होगी, स्टेरिक वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक की जब जब लड़ाई होगी, जहां जहां लड़ाई होगी दुनिया में, जब जब लड़ाई होगी, हमेशा स्टेरिक जीतेगा। इसलिए अगर आप साइक्लोब्यूटाडाइन का सीबीडी की टर्शरी ब्यूटाइल का टेट्राटर्शरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूट ले और पुशफुल वाला ले, तो ऑब्वियसली इन दोनों में ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी ये वाली। और इसका इसका आंसर है, पानी में दरअसल ये स्टेबल होता है, बट ये पानी में स्टेबल नहीं होती, ये पानी के बाहर स्टेबल होता है। पानी के बाहर स्टेबल होता है, दैट मींस पोलर सॉलिड में स्टेबल नहीं है, मींस उतना स्टेबलाइज्ड नहीं है ये। तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड सिस्टम हो गया आपका। इसी को आप इस क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो। आज की क्लास का पहला सवाल, बताओ इनमें से मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सीबीडी, सीबीडी की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? सीबीडी की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? सीबीडी की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सीबीडी, साइक्लोब्यूटाडाइन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये दोनों साइक्लोब्यूटाडाइन है, ड्यूटेरियम में तो हाइड्रोजन, ये तो उल्टा और अनस्टेबल होगा। मैं आपको पढ़ाऊं, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका सी। ठीक है, और अगर इनकी आपस की रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे कम स्टेबल होगा इसमें बी, ध्यान रखना, उसके बाद ए, उसके बाद डी और सबसे ज्यादा होगा सी। बी और ए की ये जो स्टेबिलिटी की कहानी है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरो ड्यूटेरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ड्यूटेरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या चीज है ये ड्यूटेरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? ड्यूटेरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, इसको समझते हैं। ड्यूटेरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि अगर आप किसी भी साइक्लिक सिस्टम्स में हाइड्रोजन्स हटा के उसकी जगह ड्यूटेरियम लगाएं, तो वो कॉन्जुगेशन के एक्सटेंट को बढ़ा देता है। अगर आप कहीं भी हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम लगाएं, तो बेसिकली वो कॉन्जुगेशन के एक्सटेंट को बढ़ा देता है। ऐसा वो ऐसे करता है कि ड्यूटेरियम लगाने से, जो कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली बोल सकते हैं शॉर्टर साइड है, मतलब छोटा वो एक्चुअली एटम है, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, और छोटी बॉन्ड लेंथ होगी तो कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव होगा, पाई बॉन्ड बेटर हो जाएंगे। इसीलिए जब जब आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट करते हो, व्हेनेवर हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम, हमेशा एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ता है, और एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, जहां जहां एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, समझ लीजिए वहां वहां एरोमेटिक्स को फायदा होगा और एंटी एरोमेटिक्स को नुकसान होगा। अगर आप बेंजीन और हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन की बात करें, तो हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन मोर स्टेबलाइज्ड है, ये इट इज मोर स्टेबल। अगर हम बात करें तो अगर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, मोर स्टेबलाइज्ड है। बट अगर आप साइक्लोब्यूटाडाइन लेंगे तो मामला पलट जाएगा, इसमें कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, इसमें एरोमेटिक्स में कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो फायदा पहुंचाएगा, एरोमेटिक्स में कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो फायदा पहुंचाएगा, एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इन केसेस में जैसे ही आप टेट्राड्यूटेरो लोगे तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन के एक्सटेंट को बढ़ाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं एरोमेटिक्स को स्टेबलाइज करेगा, इट विल स्टेबलाइज एरोमेटिक। ये मोर स्टेबलाइज एरोमेटिक, मोर स्टेबलाइज करेगा एरोमेटिक सिस्टम्स को, और मोर डिस्टेबलाइज करेगा एंटी एरोमेटिक्स को, मोर डिस्टेबलाइज करेगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स को। तो ड्यूटेरो वाला तो और खराब है, हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन बहुत अच्छा है, बेंजीन कह सकते हैं, बट टेट्रा ड्यूटेरो जो बेसिकली सीबीडी है वो तो और खराब, उसकी स्टेबिलिटी तो और कम होगी। दैट मींस ये कम स्टेबल होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें एक्सटेंट ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन ज्यादा है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन ज्यादा मतलब मोर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, इसमें मोर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है, मोर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है, और जिसमें मोर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है वो तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो तो और कम स्टेबल होगा। तो ये दोनों इसीलिए एक्सिस्ट नहीं करते, नॉट एक्सिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, नॉट एक्सिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। एल्किल सब्स्टिट्यूट लेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, नॉट एक्सिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करते हैं। ये दोनों एक्सिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, क्योंकि एक में तो कैप्टोरेटिव लग गया इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन, और दूसरे में स्टेरिक लग दिया। ये दोनों मोनोमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। क्या आपको साइक्लोब्यूटाडाइन और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कहानियां समझ में आने लगी? ये कहानियां समझ में आने लगी। हाँ, डाइमेथिल वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स डाइमेथिल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स डाइमेथिल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एल्किल सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। एल्किल सब्स्टिट्यूशन बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना भाई, एल्किल बढ़ा जाएगा, क्राउडिंग बढ़ती जा रही है ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा सीबीडी से। कैसे? स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है ना, क्राउडिंग बढ़ रही है ना भाई, क्राउडिंग बढ़ रही है, रोजिंग खाएगा। ट्रीटियम नॉर्मली लेते नहीं है, ड्यूटेरियम एक्चुअली जब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अपने पापा का राज नहीं है अभिषेक पुरोहित, अपने बाप का राज नहीं चल रहा कि अपनी मर्जी है तो ले लेंगे। बेसिकली दुनिया में जो कंपाउंड लिए गए हैं, दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, मैं वो पढ़ा रहा हूं। मेरे पापा का घर नहीं है अभिषेक पुरोहित, है ना, अपने पापा की केमिस्ट्री नहीं है कि अपनी मर्जी है जो बता दूंगा मैं, जो दुनिया में बताया गया मैं उसी को समझा सकता हूं तुमको। ठीक है, तो मेरा वो नहीं है, ट्रीटियम के कंपाउंड होते हैं वो भी बता देता,
सब्स्टिट्यूशन ड्यूटेरो से ही करते हैं हम लोग नॉर्मली, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से अपना थोड़ी है कि गाड़ी वाड़ी थोड़ी पड़ रहा है, कुछ भी लगा लेंगे, ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे, ऑर्गेनिक गाड़ी वाड़ी ऑर्गेनिक नहीं होती, कुछ भी लगा लेंगे, कितने बॉन्ड बना लेंगे। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभिषेक पुरोहित अपने पापा का राज नहीं ना, केमिस्ट्री तो पढ़ा, किताबों की ना, एक्सपेरिमेंट्स की ना, अपनी थोड़ी है रोहित, अपनी थोड़ी है मामला, आपने जो बोल दिया बस हो गया जी। अगला तरीका है, थर्ड जो तरीका है वो है कॉम्प्लेक्सेशन विद मेटल आयंस, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स एनकैप्सुलेशन। चौथा तरीका है, एनकैप्सुलेशन तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं बिकॉज़ ओएमसी चैप्टर नहीं है, कॉम्प्लेक्सेशन भी बता के छोड़ दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्सेशन करके भी आप कर सकते हो कि आप क्या करो, ईटा 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बना लो, आयरन के या दूसरे तरीके के कॉम्प्लेक्स, उनका फ्लक्सोनियल बिहेवियर होता है, वो क्यों होता है वो आप ओएमसी में पढ़ोगे, ओएमसी पढ़ोगे। उस केस में आपको क्या होगा, फ्लक्सोनियल का मतलब ये पाई बॉन्ड ये वाले पाई बॉन्ड के साथ भी जुड़ेगा और वो वाले के साथ भी जुड़ेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को दरअसल आयरन को दे दोगे और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें एंटी एरोमेटिक करैक्टर घट जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा। इफेक्टिवली ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स रह गए और 2 पाई, क्योंकि 2 पाई तो उधर चला गया और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रह गए, तो इनमें एंटी एरोमेटिक करैक्टर आ गए और एंटी एरोमेटिक करैक्टर आते ही ये आयरन के ईटा 4 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगते हैं, एआरएसई इनका देने की वजह ही है कि दरअसल इनमें एरोमेटिक करैक्टर्स आ चुके, एक तरह से ये ऐसे बन गए हैं। ऐसे बनने का मतलब क्या हो गया इसका, ऐसे बनने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली और पी ऑर्बिटल रह गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने खींच ली और पी ऑर्बिटल रह गया, इस टाइप का बन गया, इक्विवेलेंट बन गया। इट कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस ऐसा बन गया है ये, और ये तो हमने पीछे पढ़ाई है, दिस इज एरोमेटिक टाइप का। तो जब भी आप ईटा 4 टाइप के मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हो तो उनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मेटल खींच लेगा, तो ऐसे केस में वो रिमेनिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की तरह रह जाएंगे और उनमें एरोमेटिक करैक्टर जनरेट हो जाएंगे, इसलिए वो स्टेबलाइज और हाईली स्टेबलाइज हो जाएंगे और इवन वो एआरएसई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक देने लगेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक देने लगेंगे। अब नॉन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बात करते हैं ना, इन नॉन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म, तो बेसिकली इन आयोनिक फॉर्म की बात कर लेते हैं लास्ट। इन आयोनिक फॉर्म मैंने बताया ही था, आयोनिक फॉर्म में आपको आप जहां भी सीबीडी कहीं है, आप उसकी रिएक्शन पोटेशियम से करा दीजिए तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जिस्ट भी करेगा। आप इसकी रिएक्शन पोटेशियम से करा दो, जैसे पोटेशियम से करा लोगे आप, बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल बनेगा 2K प्लस सीबीडी माइनस, ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप K2CBD मॉलिक्यूल, और ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा, इजीली एग्जिस्ट करता है, इजीली एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों हुआ है, जैसे आपका वहां पार्शियल एरोमेटिक करैक्टर आ गए थे, वहां पार्शियल एरोमेटिक करैक्टर आए थे, वो एरोमेटिक सिस्टम के करैक्टर आए थे, ये तो एक्जेक्टली एरोमेटिक ही बन गया है। दिस इज CBD2 माइनस, इसके अंदर है CBD2 माइनस और CBD2 माइनस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो चुका है। आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होते हैं, आप जानते ही हैं, एरोमेटिक सिस्टम होते हैं और एरोमेटिक सिस्टम हाईली स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सिस्टम है। वहां तो एरोमेटिक करैक्टर आया, ये तो पूरा ही एरोमेटिक बन गया है और इसीलिए ये स्टेबल बन चुका है। तो आप आयोनिक फॉर्म में भी ले जाके सीबीडी को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई हो। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था मैं, सीबीडी मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं पाए जाते। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड लेंथ ऑफ सीबीडी, उसके बारे में चर्चाएं हम करना चाहते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ सीबीडी, तो हम सीबीडी के बारे में कुछ बातें की, आपको पता है सीबीडी के बारे में हम कुछ बातें की। क्या बातें की हम सीबीडी के बारे में, 4 मेंबर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल है, नॉट स्टेबल इन दिस फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इस वजह से दो बातें, डाइमराइज कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है, राइट। और दूसरा डाइसेल्टर रिएक्शंस का, वो डाइमराइजेशन की जो मैकेनिज्म डाइसेल्टर मतलब हाई रिएक्टिविटी, बहुत हाई रिएक्टिविटी हो जाएगी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अगली कहानी में आपको पढ़ाने वाला हूं बॉन्ड लेंथ ऑफ सीबीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है। अगर हम सीबीडी को ले, नॉर्मली 4 मेंबर की जो रिंग है वो स्क्वायर रिंग होनी चाहिए, और अगर स्क्वायर रिंग होनी चाहिए मतलब अगर मैं 4 मेंबर की ये रिंग लूं, ये वाली रिंग लेता हूं एक्चुअली, और अगर मैं 4 मेंबर की ये वाली रिंग लेता हूं, तो 4 मेंबर की जो रिंग है, साइक्लिक जो रिंग है, पॉलीगन जो रिंग होती है, वो रिंग स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। किस शेप की होनी चाहिए, इट शुड बी स्क्वायर शेप, और आंसर है यस, ये स्क्वायर शेप की है, जिसका पता आपको लगेगा एबीसीडी की बॉन्ड लेंथ से। अगर आप ए और बी ले तो आपको पता लगेगा बॉन्ड लेंथ में कि दरअसल ए बराबर बी है। बट सीबीडी की जो रिंग होती है वो स्क्वायर नहीं होती। दरअसल सीबीडी की रिंग एज एक्सपेक्टेड स्क्वायर थी, बट वो स्क्वायर नहीं होती है, इस टाइप की रिंग होगी। इस टाइप की रिंग से मतलब है अगर आप ए और बी बॉन्ड लेंथ लेंगे तो ये ए और बी सेम नहीं होंगी, एक्चुअली ये रेक्टेंगल शेप का होता है। इसको आप जेटीडी से समझ सकते हो, इसको ना सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट भी बोलते हैं, आगे जाके पढ़ोगे आप, उससे समझ सकते हो जॉन टेलर इफेक्ट, सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट। अभी मैं उसमें नहीं पढ़ा रहा हूं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको ना, ये स्क्वायर ना होकर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जरूरत नहीं आपको, जब कभी रिसर्च करोगे तो पढ़ोगे आप, उससे आपको समझ में आएगा कि ए और बी दरअसल बराबर नहीं है। स्क्वायर होता तो ये बराबर होता, और बराबर क्यों नहीं है, ये बराबर हो जाता अगर ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन बहुत बढ़िया से हो रहा होता, बट ये उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक बढ़िया से कॉन्जुगेट करे, कंप्लीटली कॉन्जुगेट करे, तो इसको तो ये तो हाईली एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक को अवॉइड करने के लिए दरअसल ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आप कहोगे मतलब कहना क्या चाहता है, कहना ऐसा तो अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये स्क्वायर होता तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ अगर ये छोटी होती ये वाली तो कॉन्जुगेशन और बढ़िया होता, और अगर कॉन्जुगेशन और बढ़िया होता तो एंटी एरोमेटिक करैक्टर मोर होते। इट मींस अगर ये इफ इट इज स्क्वायर, इफ इट वाज होता मतलब क्या बोलते हैं, इफ इट वाज बोल देते, इफ इट वाज ही बोल देते, जो भी है
इट वुड बी स्क्वायर, जो भी बना, इफ इट वुड बी, ऐसे लिख देते, इफ इट वुड बी स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये स्क्वायर होता तो इसको तकलीफें हो जाती। इसीलिए क्यों तकलीफें हो जाती, मोर कॉन्जुगेशन होता, मोर कॉन्जुगेशन होता, और मोर कॉन्जुगेशन से इसको तकलीफ ये होती कि मोर एंटी एरोमेटिक, मोर एंटी एरोमेटिक हो जाता, और अगर मोर एंटी एरोमेटिक हो जाता तो बड़ी तकलीफ हो जाती इसको। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए, टू डिक्रीज एंटी एरोमेटिसिटी, ये दरअसल डिस्टॉर्ट हो जाता है, और डिस्टॉर्ट होके दरअसल ये एग्जिस्ट करता है रेक्टेंगल शेप में। इसकी सारी बॉन्डें, दोनों बॉन्डें जैसी नहीं होती है। अगर इट वुड बी ए स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर होता, स्क्वायर शेप का तो ज्यादा कॉन्जुगेशन होता, और ये तो जिंदगी में बस यही चाह रहा है कि मुझ में ज्यादा कॉन्जुगेशन ना रहे, वरना तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और आप याद करो कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, अगर कोई भी स्टेबलाइजेशन के लिए डिस्टॉर्ट होता है तो उसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ही कहते हैं। डिस्टॉर्ट होकर अगर कोई स्टेबलाइज होना चाहता है, दैट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट है दरअसल, ये स्टेबलाइज होने के लिए डिस्टॉर्ट हो रहा है, वही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन था, इसलिए इसको सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट भी, स्यूडो जॉन टेलर इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। वो इतने लंबी जोड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझ में आ गया। दैट मींस इसकी ऑल दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, ए और बी। मींस सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, पहली थी कि रूम टेंपरेचर एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई, दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई वो ये, ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आई इसकी, ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दरअसल जो इसकी आई है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे एक पहला सवाल आ गया कि ये दोनों कंपाउंड क्या है, बताओ। डाई सब्स्टिट्यूटेड दो कंपाउंड ले लिए मैंने, बताओ ये दोनों कंपाउंड क्या है, बताओ ये दोनों कंपाउंड क्या है। अगर इसकी जगह बेंजीन होता तो, अगर इसकी जगह बेंजीन होता तो, अगर इसकी जगह बेंजीन होता तो क्या होता, अगर इसकी जगह बेंजीन, अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं उसको बाद में सवाल को ले देते हैं। अगर इसकी जगह बेंजीन होता तो, क्योंकि बेंजीन में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है ना, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता दरअसल, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता तो क्या होता, सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता। और अगर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता तो सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी, ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ आपकी सेम हो जाती इसमें। बट इसमें ए और बी आर नॉट सेम, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिखने के सेम है, बाकी बॉन्ड लेंथ आपकी सेम है, बट इसमें अगर सिंगल और डबल के लिए तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर ये समझ लिया तो पहला सवाल कीजिए, पहला सवाल कीजिए। ये आइडेंटिकल है, यानी कि होमोमर है, डिफरेंट कंपाउंड है, टॉटोमर्स है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, टॉटोमर्स है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। आइडेंटिकल मतलब होमोमर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लेना ना, यही क्वेश्चन नंबर 2 ले लेना, यही सवाल नंबर 2 ले लेना, इसी को कॉपी कर लेना, यही कंपाउंड है ना, बेंजीन ले लो, यहां पे एक्स एक्स लिख दो सिंगल बॉन्ड पे, एंड एक दूसरा ले लो, यहां पे पाई बॉन्ड पे एक्स एक्स लिख दो, आर, ए एंड बी आर क्या है ना, वही लिख दो, ए आइडेंटिकल, बी डिफरेंट कंपाउंड, सी टोटोमर, डी डाइस्टीरियोमर। क्या है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर देना है। इसमें तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, इसलिए एक ही कंपाउंड है, तो इसको ऐसे घुमा लो तो यही बन जाएगा, एक्चुअली इसको ऐसे घुमा लो यही बन जाएगा। इसमें ये तो पक्का आइडेंटिकल है, एक्चुअली दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है डेफिनेटली, पहला नहीं है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज ये और ये बॉन्ड लेंथ अलग है, इसलिए जब आप यहां लगाओगे तो डिफरेंट बात है, और जब आप यहां लगाओगे तो डिफरेंट बात है, इसीलिए ये आइडेंटिकल नहीं है और ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टोटोमर तो ये हो ही नहीं सकते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है दरअसल, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं दरअसल, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह सकते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है, ये सेम नहीं, आप इसको ऐसे घुमा के ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, दोनों बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। सो आंसर इज पहले में डिफरेंट कंपाउंड, दूसरे में आइडेंटिकल है, बिकॉज वो तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आइडेंटिकल कंपाउंड होता है, एक ही कंपाउंड की बनती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक ही कंपाउंड की बनती है सारी। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, दैट्स इट, ठीक है। इसको डिलीट मार देते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा। बता दो सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए।
पहले वाला में आपको मालूम ही है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है इसलिए एंटी एरोमेटिक बन नहीं पाएगा, तो डाई रेडिकल है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड ना बनाने की बजाय डाइमराइज कर लेगा, और इसमें क्योंकि एंटी एरोमेटिक नहीं बन रहा है इसलिए सिंपली डाई रेडिकल यही यही डाइमराइज वो क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां बनेगा इसका डाइमर, यस, और यहां बनेगा ये मोनोमेरिक फॉर्म। करा चुका था, इससे तो कहानी की शुरुआत करी थी हमने, ठीक है। हाँ, ट्रिपलेट फॉर्म होगी जो इसकी डाई रेडिकल फॉर्म होगी वो फ्री रेडिकल एडिशंस करेगी, फ्री रेडिकल एडिशंस करेगी। दरअसल जो सिंगलेट फॉर्म होगी वो डाइसेल्टर रिएक्शन डीएआर के थ्रू साइक्लो एडिशन कर लेंगे। आप चाहो तो इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दोनों मैकेनिज्म समझा सकते हो, दोनों मैकेनिज्म समझा सकते हो, है ना, टू मैकेनिज्म, है ना। डाइमरेशन की मैकेनिज्म दो तरह की होती है, मैकेनिज्म ऑफ डाइमरेशन को दो तरह समझा सकते हो। एक काम करता हूं, इससे पहले मैं तीसरी रिएक्शन तीसरी बात बताता हूं ना, फिर इसको समझाऊंगा कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है उसको समझाऊंगा पहले तो, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है ना, और ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप सीख गए, रिएक्टिविटी पढ़ाऊंगा पहले मैं, एक ही बात को 25 बार लिखेंगे क्या? सिक्स पे इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे, सिक्स पाई वाले बाद में करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बाद में करेंगे, एग्जांपल्स छोड़ के जाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो लास्ट बात पढ़ा रहा हूं मैं, लास्ट कहानी पढ़ा रहा हूं, तीसरी कहानी, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स में, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत उल्टी सीधी पीपीटी है, नेक्स्ट टाइम टाइम नहीं मिला यार बनाने का ज्यादा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ सीबीडी, रिएक्टिविटी ऑफ सीबीडी, रिएक्टिविटी ऑफ सीबीडी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ सीबीडी इन डीएआर डाइल सेल्टर रिएक्शंस। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा डाइइन और डाइनोफाइल, आपने एक चीज पढ़ी होगी डाइइन और डाइनोफाइल, है ना। डाइल सेल्टर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशंस की कहानी होगी। एक्चुअली आपको पता है और अच्छे से पता है कि साइक्लोब्यूटाडाइन का जो एक पाई बॉन्ड है, दोनों में से कोई सा भी, वो चाहता है कि वो बाहर चला जाए। अगर वो बाहर चला जाएगा तो इसका साइक्लिक कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन श्रेया मिश्रा क्या बकवास वाली कहानी हो गई, आईटी बॉम्ब में बना रहा है टफ आएगा, कहां से चालू हो जाते हो तुम, कौन गॉसिपिंग कर रहा है ये नॉनसेंस फालतू की बेकार की बात कर रहे हो। तो ये चाहेगा कि दरअसल ये वाला पाई बॉन्ड बाहर चला जाए, इसीलिए ये वाला पाई बॉन्ड हाईली रिएक्टिव हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया है, और ये वाला पाई बॉन्ड हाईली रिएक्टिव हो गया, इसीलिए वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव डाइनोफाइल बन गया। ये डाइनोफाइल बन गया फॉर डाइल सेल्टर रिएक्शन, डाइल सेल्टर रिएक्शन के लिए बहुत हाईली रिएक्टिव डाइनोफाइल बन गया, और इसीलिए इसके डाइमराइजेशन को भी डाइल सेल्टर रिएक्शन से समझाया जा सकता है। इसके डाइमराइजेशन आपको पता है डाइल सेल्टर रिएक्शन कैसे होती है, थोड़ा आइडिया देता हूं। डीआर आपने पढ़ी होगी, डाइल सेल्टर रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे करके डाइन आर गेटिंग रिएक्टेड विद डाइनोफाइल्स, इस तरह के डाइनोफाइल्स ग्रुप्स होते हैं, रिएक्ट करती है, 4+2 साइक्लो एडिशंस बोलते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस, पढ़ा होगा आपने। दीस आर कॉल्ड डाइल सेल्टर रिएक्शंस, These are called डाइल सेल्टर रिएक्शंस। पाई बॉन्ड यहां आ गया है और यहां पर आपका जी आ गया, इनको डाइल सेल्टर रिएक्शंस कहा जाता है इस तरीके, है ना। साइक्लाइजेशन 4+2 साइक्लाइजेशन, दैट्स आर डाइल सेल्टर रिएक्शन। तो उनके लिए बहुत हाईली रिएक्टिव डाइनोफाइल है ये, बिकॉज़ ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल में रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अनस्टेबल है और पाई बॉन्ड को फेंकना चाहता है, अनस्टेबल है और पाई बॉन्ड को फेंकना चाहता है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव एल्कीन हो गई, तो वेरी रिएक्टिव डाइनोफाइल हो गया डाइल सेल्टर रिएक्शंस के लिए। इसी को आप ये कह सकते हो कि इसीलिए डाइमराइजेशन को दो मैकेनिज्म समझा जा सकता है। इसके डाइमराइजेशन को, इसका जो डाइमराइजेशन है उसको दो मैकेनिज्म से समझा सकते हैं हम। पहला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, अगर ट्रिपलेट फॉर्म को लेकर चल रहे हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझा सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कि भाई रेडिकल रेडिकल आपके डाइमराइज हो गए। दूसरा, अगर हम आप इसकी सिंगलेट फॉर्म लेके चल रहे हैं तो हम इसको डाइल सेल्टर रिएक्शन के थ्रू समझा सकते हैं, और डाइल सेल्टर रिएक्शन के थ्रू इस केस में यही डाइन होगा, यही डाइनोफाइल होगा, अगर यही डाइन होगा और अगर यही डाइनोफाइल होगा तो कुछ ऐसी बन जाएगी, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू डाइमेरिक फॉर्म। ये डाइमेरिक फॉर्म बन जाएगी, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर बॉन्ड आ जाएगा आपका। गॉट इट। इसी से रिलेटेड इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, कई सारी रिएक्शंस है, इसको तो बाद में कर ले क्वेश्चन को, कई सारी रिएक्शंस है जिन क्वेश्चंस में, जिन रिएक्शंस में बेसिकली है, अरे नीचे ऊपर आ जा, जिन रिएक्शन में बेसिकली है गुड डाइल सेल्टर प्रोडक्ट की यील्ड दिखाता है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1, पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका एक्चुअली आयरन के साथ इसका कॉम्प्लेक्सेशन है, और जब आप मेटल के साथ इसको करवाओगे तो ये अलग हो जाएगा, अलग होता ही। अब आप अगर वहां पर ट्रैप कर दोगे किसी भी डाइइन के साथ, तो ये डाइनोफाइल है, डाइन के साथ ट्रैप करते ही आगे सीधा डाइल सेल्टर रिएक्शन दिखा देगा। या आप मेटल के साथ इसको रिएक्ट करा दोगे तो सीबीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइमराइज हो, और आपने कुछ नहीं करा तो ऑटोमेटिकली डाइमराइज हो जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट आपको घर से लिखने लाने हैं, होमवर्क घर से लिखने लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके प्रोडक्ट भी आपको घर से लिख के लाने हैं, ठीक है। तो ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है आपका, घर से लिखना है क्या बनेगा, ये भी होमवर्क है आपका, घर से लिखना है क्या बनेगा।
इसका सिर्फ लेना देना, इस सेरियम का सिर्फ लेना देना ऐसा है कि आयरन को इससे अलग करना, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। सेरियम +4 + 3 में कन्वर्ट होता है, मतलब वो बहुत बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयरन को अलग कर देगा, दैट इज वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे, उसका मतलब नहीं कुल मिला के इसको तो मतलब ये कुल मिला के यहाँ पर क्या बनेगी, सीबीडी बनेगी एक तरह से। तो सीबीडी इसके साथ रिएक्ट हो जाएगी, तो तुरंत आप जब इसके साथ ट्रैप कर दोगे उसको तो वो डाइसल्टर दिखा देगा। यहाँ कर दोगे तो आप जानते ही हो मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है और डाइमराइज हो जाता है। तो ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क आप घर पे करोगे। आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क है आपका। ये एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिक आप समझ लेना, बॉन्ड लेंथ जैसी हो जाएगी, ठीक है। वो 6 pi इलेक्ट्रॉन ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों एंटी एरोमेटिक है, और ये दोनों एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। आपको बताना है, क्वेश्चन है कौन सा, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आपको बताना है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। आप इनकी स्टेबिलिटी बताएंगे कि स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी फॉलोइंग की। आप एक काम कर सकते हैं, इसको भी 1 2 3 4 कर लीजिए, क्योंकि तो कम स्टेबल है पक्का ही। तो ए बी सी डी करके मैं सबको लिख देता हूं, चारों के ही बताने हैं आपको। स्टेबिलिटी सीधा सीधा बता देना, राइट। ए बी सी और डी, इनकी स्टेबिलिटी सी और डी, ठीक है। इसको यहां से काला कर दिया मैंने। ये आपको स्टेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, दैट सॉल्यूशन। वो वहां पे स्टेबलाइज करेगा, बॉन्ड लेंथ के बारे में कहानी हो गई, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो पढ़े रहने दो सॉल्यूशन का। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। पहले क्वेश्चन नंबर 4 था, कितना था, 4 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स, फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन भी कल आप करेंगे, ये आपको दिए हुए हैं फलाना ढिमकाना सिमकाना, ये आप कर लेना। और बाकी जितने भी सवाल आपको नीचे दिए हुए हैं, कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कल डिस्कस होंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, ये तो उसका सॉल्यूशन हो गया, हटा देता ना सॉल्यूशन, वरना तो आप टीप लोगे, नकल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 घर से करने हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन हो गया, 7 तक ही कर लेना। बाकी आगे वाले में तो फिर 6 मेंबर 5 मेंबर है, वो मैं अगली क्लास में ले लूंगा। हाँ, ये सवाल ले लेना, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। यहां से आगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी कहानी है। फिर आगे तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। यहां तक 8 क्वेश्चन तक। थैंक यू द एंड।